करते हैं द सर्वाइकल पैथोलॉजी। इसमें सबसे पहले तो है डिस्प्लाजिया इन द कार्सिनोमा इन सिटू, डिसऑर्डर्ड एपिथेलियल ग्रोथ। तो इसमें जो एपिथेलियल ग्रोथ है वो डिसऑर्डर्ड हो जाती है। इट बिगिंस एट द बेजल लेयर ऑफ द स्क्वामो कोलमनर जंक्शन, जहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम कोलमनर एपिथेलियम के साथ ज्वाइन हो रही होती है, वहाँ पे एक बेजल लेयर होती है, वहाँ से ये डिसऑर्डर्ड एपिथेलियल ग्रोथ स्टार्ट होएगी। इस स्क्वामो कोलमनर जंक्शन को हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन भी कहते हैं। एंड देन इट एक्सटेंड्स आउटवर्ड, और फिर वहाँ से ये आउटवर्ड एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। इट इज़ क्लासीफाइड एज CIN 1, 2 एंड 3, यानी सर्वाइकल इंट्रा नियोप्लास्टिक नियोप्लाजिया, इंट्रा नियोप्लाजिया, सर्वाइकल इंट्रापिथेलियल नियोप्लाजिया, CIN स्टैंड्स फॉर। तो इसमें जो CIN 1 और 2 है ये डिस्प्लाजिया की फॉर्म्स हैं, जबकि CIN 3 जो है वो कार्सिनोमा इन सिटू की स्टेज है। ये सिवर है, ये इरिवर्सिबल डिस्प्लाजिया भी इसको कह सकते हैं, और कार्सिनोमा इन सिटू। डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ डिस्प्लाजिया, डिस्प्लाजिया के एक्सटेंट पे डिपेंड करते हुए इसकी 3 टाइप्स जो हैं वो बताई गई हैं। एसोसिएटेड विद ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप 16 एंड 18, तो ये उसके साथ हो रही होती है ये डिस्प्लाजिया, विच प्रोड्यूस बोथ E6 जीन प्रोडक्ट। तो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ने जो है वो 2 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना होता है। एक इसमें E6 जीन प्रोडक्ट है जो कि TP53 को इनहिबिट करता है, और एक E7 जीन प्रोडक्ट है। E7 जीन प्रोडक्ट ने PRB को इनहिबिट करना है, 6 before 7 और P before R. Coilocytes are the cells with the wrinkled and the resinoid nucleus and perinuclear halo. तो ये कोइलोसाइट्स कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस जो है वो रिंकल्ड होगा, रेजिनॉइड होगा यानी थोड़ा सा रेस्ड होगा, और इस न्यूक्लियस के बिल्कुल पास जो है वो एक हालो होगा, पेरीन्यूक्लियर हालो। ये चीज़ उन्होंने इस ए वाली डायग्राम में भी शो की हुई है कि किस तरह का ये न्यूक्लियस होगा। तो ये पर्पल कलर का न्यूक्लियस यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है। आर पैथोगोनोमोनिक ऑफ द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, तो ये चीज़ ये फाइंडिंग हमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन में मिलेगी। मे प्रोग्रेस स्लोली टू द इन्वेसिव कार्सिनोमा इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर हम इस इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करेंगे तो ये CIN यानी डिस्प्लाजिया तक जा सकती है, और डिस्प्लाजिया फिर CIN 3 यानी कि इरिवर्सिबल डिस्प्लाजिया और कार्सिनोमा इन सिटू तक जा सकती है, और एवेंचुअली ये इन्वेसिव कार्सिनोमा तक भी जा सकता है अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे। टिपिकली एसिम्टोमेटिक, तो ये जो डिस्प्लाजिया और कार्सिनोमा इन सिटू है ये टिपिकली एसिम्टोमेटिक है कि कोई सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर नहीं होते, डिटेक्टेड विद पैप स्मीयर, लेकिन पैप स्मीयर में ये हमें डिटेक्ट हो सकते हैं। और प्रेजेंट्स विद दी एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग, और एक इसमें एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। 2 इसके प्रेजेंटेशन हैं, 2 तरीके से हम इनको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। एक इसमें पैप स्मीयर है, पैप स्मीयर में ये डिटेक्ट हो जाएंगे, और एक इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग है, ऑफन पोस्टकॉइटल वजाइनल ब्लीडिंग हो रही होती है। रिस्क फैक्टर्स में है द मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, स्मोकिंग, अर्ली कोइटार्चे, और DES यानी डाईथाइल स्टिलपेस्ट्रोल एक्सपोजर, अमीनो कॉम्प्रोमाइज़ जैसे HIV या फिर कोई ट्रांसप्लांट ऑर्गन वगैरह। इन्वेसिव कार्सिनोमा, ये इन्हीं की जो है वो कॉम्प्लिकेशन होती है डिस्प्लाजिया और कार्सिनोमा इन सिटू की। ऑफन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ज़्यादातर ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। पैप स्मीयर कैन डिटेक्ट सर्वाइकल डिस्प्लाजिया बिफोर इट प्रोग्रेसेस टू इन्वेसिव कार्सिनोमा, पैप स्मीयर जो है वो सर्वाइकल डिस्प्लाजिया को डिटेक्ट कर लेता है इससे पहले ही कि ये इन्वेसिव कार्सिनोमा तक पहुँचे। डायग्नोज वाया द कोल्पोस्कोपी एंड बायोप्सी, कोल्पोस्कोपी यानी कि सर्विक्स को चेक करने वाली जो होती है, और बायोप्सी। लेटरल इन्वेजन कैन ब्लॉक यूरेटर्स, अगर इसके लेटरल इन्वेजन हो जाए तो यूरेटर्स भी इसमें ब्लॉक हो सकते हैं, जिस वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस और रीनल फेलियर हो सकता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं कि जो किडनीज है उसके अंदर जो है वो यूरिन का बिल्डअप हो जाना, और रीनल फेलियर, उसकी वजह से भी रीनल फेलियर भी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशेंसी, जिसको हम प्राइमरी ओवेरियन फेलियर भी कहते हैं। तो इसमें प्री मेच्योर एट्रीसिया ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स इन द फीमेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, तो इसमें जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनका प्री मेच्योर एट्रीसिया हो जाता है। एट्रीसिया कहते हैं कि ब्लॉकेज इन द पाथवे, तो ओवेरियन फॉलिकल्स का जो है वो डेवलपमेंट का जो पाथवे है उसके अंदर एट्रीसिया यानी ब्लॉकेज हो जाती है। ये फीमेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में हो रहा होता है। मोस्ट ऑफ एन आइडियोपैथिक, इसकी कोई भी रीज़न जो है वो नाउन नहीं होती ज़्यादातर,
लेकिन इट कैन बी एसोसिएटेड विद क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ एसोसिएटेड भी हो सकता है, जैसे इसमें टर्नर सिंड्रोम है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और प्री म्यूटेशन है। ऑटोम्यूनिटी के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। नीड कैरियोटाइप स्क्रीनिंग, तो जब ये होता है तो फिर कैरियोटाइप स्क्रीनिंग की जाती है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद द साइन ऑफ मेनोपॉज आफ्टर पुबर्टी बट बिफोर एज 40। तो पेशेंट्स में साइन ऑफ मेनोपॉज पहले से ही हो रहे होते हैं, पुबर्टी के बाद और एज 40 से पहले। तो डिक्रीज एस्ट्रोजन, ये सारी फाइंडिंग्स मेनोपॉज में भी होती हैं कि एस्ट्रोजन डिक्रीज, जबकि एलएच और एफएसएच जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एफएसएच का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है मेनोपॉज में, लेकिन इसमें जो है वो इतना इंक्रीज़ नहीं होएगा। एलएच और एफएसएच का लेवल ज़्यादा होगा, एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा। इसके बाद आते हैं द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एन ओवुलेशन। एन ओवुलेशन का मतलब है कि ओवुलेशन नहीं हो रही। तो इसके रीजंस में प्रेगनेंसी है, ये एक फिजियोलॉजिक रीज़न है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये सारी आगे पैथोलॉजिक रीजंस हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इसमें ओबेसिटी है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सिस एबनॉर्मलिटीज़ एंड इमेच्योरिटी, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर जिसको अभी पढ़ा, हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया, थायराइड डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, कॉम्पिटिटिव एथलेटिक्स, कुशिंग सिंड्रोम, एड्रिनल इनसफिशेंसी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें एनोवुलेशन हो रही होती है, यानी कि ओवुलेशन की एब्सेंस हो जाती है। इसके बाद आता है फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एमेनोरिया, FHA। इसको इस तरह याद रख सकते हैं, फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया। तो इसको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एमेनोरिया भी कहते हैं, यानी कि एक्सरसाइज से होने वाला एमेनोरिया। इसमें सीवर कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन जो है इसकी वजह से ये हो रहा होता है। इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर, अगर किसी में सीवर कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन है लेकिन एनर्जी का यूज़ बहुत ही ज़्यादा है या फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो फंक्शनल डिस्ट्रप्शन हो जाएगी ऑफ द पुल्सटाइल गैलोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीजन है। यानी कि इन चीज़ों से भी जो गैलोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन उसके सिक्रीजन में इफेक्ट आएगा। यानी कि अगर इसका ट्राइड अगर पूरा हो रहा है कि कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन बहुत ही कम है, कैलोरिक इनटेक बहुत ही कम है, एनर्जी का यूज़ बहुत ही ज़्यादा है और स्ट्रेस है, तो अगर ये 3 का ट्राइड पूरा हो रहा है तो गैलोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रीजन में जो है वो डिस्ट्रप्शन आ जाएगी, यानी कि इसकी जो सिक्रीजन है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसकी वजह से फिर LH और FSH और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। पैथोजेनेसिस इंक्लूड्स है डिक्रीज इन लेप्टिन। तो इसमें ये होगा कि लेप्टिन भी डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि इसमें फ़ैट डिक्रीज़ हो रहा है, और कॉर्टिसोल इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि इसमें स्ट्रेस है और एक्सेसिव एक्सरसाइज है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द ईटिंग डिसऑर्डर्स। ये ईटिंग डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड है, जैसे वो बुलिमिया नर्वोसा वगैरह जो होते हैं। तो इसके अलावा फीमेल एथलिक ट्रायड, और इसमें एक फीमेल एथलिक ट्रायड भी पूरा हो रहा होता है, यानी डिक्रीजिंग कैलोरी अवेलेबिलिटी और एक्सेसिव एक्सरसाइज एंड डिक्रीज इन बोन मिनरल डेंसिटी एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। तो इसमें फीमेल एथलिक ट्रायड भी इसमें पूरा हो रहा होता है। कैलोरी अवेलेबिलिटी कम होती है, एक्सेसिव एक्सरसाइज होती है, जिसकी वजह से बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। उसके बाद आता है ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसको PCOS भी कहते हैं, PCOS। इसमें क्या होता है कि हाइपर इंसुलिनीमिया, हमारे सिरम के अंदर जो है वो इंसुलिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये होता है कि ऑर्गन्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे लेकिन इंसुलिन की सिक्रीजन नॉर्मल है, तो इसमें भी एक तरह से इंसुलिन का लेवल जो है वो ज़्यादा होने वाली इफेक्ट्स आएंगे। हाइपोथेसाइज टू ऑल्टर दी हाइपोथैलेमिक हार्मोनल फीडबैक रिस्पॉन्स। तो ये बिलीव किया जाता है कि ये जो इंसुलिन का लेवल है जब ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारे हाइपोथैलेमिक हार्मोनल फीडबैक रिस्पॉन्स को अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा LH और FSH का जो LH रेशियो FSH इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही हमारे एंड्रोजेंस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। एंड्रोजेंस में स्पेशली टेस्टोस्टेरोन, इसकी सिक्रीजन हो रही होती है फ्रॉम दी थीका इंटरना सेल्स। तो एंड्रोजेंस थीका इंटरना सेल से ज़्यादा रिलीज़ होने लगते हैं, जबकि डिक्रीज रेट ऑफ फॉलिकुलर मैचुरेशन का रेट डिक्रीज़ हो जाता है। तो फिर अगर फॉलिक्यूल्स जो हैं वो मेच्योर नहीं हो रहे तो अनरप्चर्ड रहेंगे फॉलिकल्स, यानी सिस्ट बन जाएंगी, प्लस एन ओवुलेशन, और फिर ओवुलेशन भी नहीं होएगी क्योंकि उसके लिए एक फुली मेच्योर फॉलिकल चाहिए होता है जिसको हम ग्रेफिन फॉलिकल कहते हैं, तो वो तो इसमें बनेगा ही नहीं क्योंकि फॉलिकुलर मैचुरेशन इसमें कम हो रही है। कॉमन कॉज ऑफ डिक्रीज फर्टिलिटी इन फीमेल्स, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का। डायग्नोज बेस्ड ऑन मोर देन 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको हम डायग्नोज करते हैं कि अगर इनमें से 2 फाइंडिंग्स हों या फिर 2 से ज़्यादा फाइंडिंग्स हों,
सिस्टिक एंड लार्ज ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड, अगर अल्ट्रासाउंड में हमें ओवरीज जो है वो सिस्टिक हों और एनलार्ज हों, अल्ट्रासाउंड के अंदर अगर सिस्टिक और एनलार्ज ओवरीज मिल रही हों, जैसे कि ये ए वाले डायग्राम में मैंने जो ब्लैक लड़के शो किए हुए हैं ये सिस्ट हैं, तो अगर हमें ये सिस्ट नज़र आ रही हों, और एक है ओलिगो एनोवुलेशन, या तो बिल्कुल ही एनोवुलेशन हो जाए या फिर थोड़ी बहुत ओवुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, कम हो जाए, और हाइपर एंड्रोजिनिज्म यानी कि एंड्रोजन्स का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जिसकी वजह से हिर्सुटिज्म यानी फेस पे बाल आ रहे हैं और एक्नी, ठीक है। तो एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, ये ओबेसिटी के साथ भी एसोसिएटेड है। अकैंथोसिस निग्रिकेंस, इसको देख लेते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ द एंडोमेट्रियल कैंसर, इसमें एंडोमेट्रियल कैंसर का भी रिस्क इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड होती है पोस्ट एस्ट्रोजन फ्रॉम द रिपीटेड एनोवुलेटरी साइकिल्स, तो इसमें एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एस्ट्रोजन की अनपोज सिक्रीजन हो रही है रिपीटेड एनोवुलेटरी साइकिल्स की वजह से। ट्रीटमेंट इसका है द साइकिल रेगुलेशन बाय द वेट रिडक्शन, सबसे पहले तो जो साइकिल है उसकी रेगुलेशन की जानी चाहिए, उसके लिए हम वेट रिडक्शन करेंगे। तो जब हम वेट रिडक्शन करेंगे तो डिक्रीज पेरिफेरल एस्ट्रॉन फॉर्मेशन होएगी, तो इसमें एस्ट्रॉन की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम वेट रिडक्शन करते हैं, क्योंकि जब ओबेसिटी होती है तो फिर पेरिफेरल एस्ट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रॉन, तो हम वेट रिड्यूस करेंगे। इसमें OCPs यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करते हैं विच प्रिवेंट दी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया ड्यू टू दी अनपोज्ड एस्ट्रोजन, जो कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया को प्रिवेंट करती हैं क्योंकि एस्ट्रोजन की अनपोज यानी कि लगातार कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम OCPs का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम क्लोमिफीन का यूज़ करते हैं फॉर दी ओवुलेशन इंडक्शन, क्योंकि इनमें एन ओवुलेशन हो रही होती है, तो फिर ओवुलेशन करवाने के लिए हम क्लोमिफीन का यूज़ कर सकते हैं। स्पाइरोनोलैक्टोन, ये एक पोटेशियम स्पीयरिंग डायरेटिक है। फिनेस्टेराइड, फिनेस्टेराइड जो है वो एक 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को कम करता है। फ्लूटामाइड को हम यूज़ करते हैं फॉर दी हिर्सुटिज्म, ठीक है। तो ये है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब इसमें हमने देखना है कि अकैंथोसिस निग्रिकेंस क्या होता है। Acanthosis nigricans is a skin condition that causes a dark discoloration in the body folds and creases. तो इसमें ये बताया हुआ है कि कैंथोसिस निग्रिकेंस एक ऐसी स्किन कंडीशन है जो डार्क डिस्कलरेशन करवा देगी हमारी बॉडी के फॉल्स और क्रीसेस वगैरह पे। इट टिपिकली इफेक्ट्स आर्म पेट्स, ग्रोइन एंड नेक। Acanthosis nigricans is a condition that causes areas of dark, thick, velvety skin in the body folds and creases. It typically affects the armpits, groin and neck. तो ये कैंथोसिस निग्रिकेंस है, ये भी पीकोस वाले पेशेंट्स में देखा गया है। तो अब हम देखते हैं ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया कहते हैं पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को। तो प्राइमरी यानी कि इसकी प्राइमरी रीज़न क्या बनती है, पेनफुल मेंसेस, इट इज़ कॉज बाय द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, टू डिक्रीज ब्लड लॉस। तो इसकी जो रीज़न होती है वो ये है कि ये इस्कीमिया की वजह से इसमें पेन हो रही होती है, क्योंकि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो फिर ब्लड लॉस कम हो जाता है, ठीक है। ब्लड लॉस कम होने की वजह से इस्कीमिया हो रहा होता है, मीडिएटेड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से हो रही होती है। ट्रीटमेंट जो है वो इसकी एनसेड्स हैं, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के इनहिबिटर्स होते हैं, एस्टामिनोफेन हैं और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया की रीज़न जो है, जो इसमें पेन हो रही है वो एक तरह से इस्कीमिक पेन है, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। इसके बाद हमने देखते हैं कि ओवेरियन सिस्ट, दीज आर यूजली एसिम्टोमेटिक बट मे रप्चर, वैसे ये एसिम्टोमेटिक है लेकिन ये रप्चर हो सकती हैं। तो अगर ये रप्चर हो जाएँ तो फिर ये हेमोरेज भी करवा सकती हैं और एडनेक्सल टोरियन, यानी कि फिर ये एक एमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है, वैसे ये एसिम्टोमेटिक होती हैं। अब इसकी टाइप्स हैं, फॉलिकुलर सिस्ट है, कॉर्पस लूटियल सिस्ट है और एक थीका ल्यूटीन सिस्ट है। फॉलिकुलर सिस्ट जो है वो फंक्शनल फिजियोलॉजिक सिस्ट है, ये मोस्ट कॉमन ओवेरियन मैस इन द यंग फीमेल्स, जो मोस्ट कॉमन सिस्ट है वो भी फॉलिकुलर सिस्ट होती है। यंग फीमेल्स में ये मोस्ट कॉमन ओवेरियन मैस है। इट इज़ कॉज्ड बाय द फेलियर ऑफ मेच्योर फॉलिकल टू रप्चर एंड ओवुलेट, ये तब होती है जब मेच्योर फॉलिकल जो है वो रप्चर ना हो रहा हो और उससे ओवुलेशन ना हो रही हो, यानी कि उससे सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज़ ना हो रहा हो, तब ये होती है। मे प्रोड्यूस एक्सेस एस्ट्रोजन, तो ये एक्सेस एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर सकती है। यूजली रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, लेकिन ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाती है। कॉर्पस लूटियल सिस्ट है, ये फंक्शनल सिस्ट है,
ठीक है, तो इट इज़ कॉज्ड बाय द फेलियर ऑफ द कॉर्पस लूटियम टू इन्वॉल्यूट आफ्टर ओवुलेशन। तो ये तब होती है जब ओवुलेशन के बाद कॉर्पस लूटियम इन्वॉल्यूट यानी डी जनरेट ना हो रहा हो, क्योंकि ओवुलेशन के बाद जो कॉर्पस लूटियम होता है उसका कोई काम नहीं रह जाता, तो वो इन्वॉल्यूट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर कॉर्पस लूटियल सिस्ट बन जाती है। इट मे प्रोड्यूस एक्सेस प्रोजेस्ट्रॉन, ये प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, जो कि कॉर्पस लूटियम भी नॉर्मली प्रोजेस्ट्रॉन ही प्रोड्यूस करता है। तो अब अगर वो परसिस्टेंट रह रहे और इन्वॉल्यूट नहीं हो रहा तो वो परसिस्टेंटली प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता रहेगा, इस वजह से इसमें एक्सेस प्रोजेस्ट्रॉन होगा। यूजली रिजॉल्व स्पॉन्टान्यूसली, ये भी स्पॉन्टान्यूसली रिजॉल्व हो सकती है। ठीक है, लुटीन सिस्टम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हाइपर रिएक्शियो लूटेनालिस, हाइपर रिएक्शियो लूटेनालिस इसको कहते हैं। इट इज़ कॉज बाय द ह्यूमन कोरियोनिक एंडोट्रोपिन ओवर स्टिमुलेशन, ये HCG की ओवर स्टिमुलेशन की वजह से हो रहा है। ओफन बायलेटरल और मल्टीपल, ये इस तरह के सिस्टम अक्सर बायलेटरल या मल्टीपल होती हैं। एसोसिएटेड विद द गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़, क्योंकि इसमें HCG का लेवल बहुत ही ज़्यादा है, तो इसमें जो है वो गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ भी हो सकती है, जैसे हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल या फिर कोरियोकार्सिनोमा। इसके बाद आते हैं ओवेरियन ट्यूमर्स। मोस्ट कॉमन नेक्सल मैस इन फीमेल्स ओवर 55 ईयर्स ओल्ड, जो 55 ईयर्स ओल्ड से ज़्यादा होती हैं फीमेल्स, उनमें ओवेरियन ट्यूमर्स जो हैं वो मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं। दे प्रेजेंट विद द एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन और प्लेयूरल एफ्यूजन। तो इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो काफ़ी इसे रिमोट एरियाज़ में देखी जा रही हैं, जैसे अब बोवल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है उसकी फाइंडिंग्स होंगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है, प्लेयूरल कहाँ पे इतना ऊंचा, तो वहाँ पे इसकी फ्यूजन हो रही है, प्लेयूरल फ्यूजन हो रही है। रिस्क इंक्रीज विद एडवांस्ड एज, इसकी रिस्क एडवांस एज के साथ इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीज नंबर ऑफ लाइफ टाइम ओवुलेशंस। जितनी ज़्यादा ओवुलेशंस हुई होंगी उतनी ज़्यादा इसकी रिस्क इंक्रीज़ होती जाएगी। अर्ली मेनार्की एंड लेट मेनोपॉज और नली पैरिटी, नली पैरिटी ये है कि कोई भी लाइव बर्थ जो है वो ना हुई हो। तो एंडोमेट्रियोसिस, ये भी एक एंडोमेट्रियम की एक अबनॉर्मलिटी होती है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी BRCA1 और BRCA2 मोटेशंस हुई हों, और लिंच सिंड्रोम, तो इन सारी चीज़ों के साथ ही इसकी रिस्क इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें यह है कि जो लाइफ टाइम ओवुलेशंस हैं उसके साथ इसकी रिस्क इसलिए इंक्रीज़ हो सकती है कि अगर अगर अर्ली मेनार्की हो जाए, यानी कि इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है वो अर्ली हो जाए और मेनोपॉज बहुत ही लेट हो रहा हो, तो इस तरीके से लाइफ टाइम जो नंबर ऑफ ओवुलेशंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उससे भी रिस्क ऑफ ओवेरियन ट्यूमर्स इंक्रीज़ हो जाती है। रिस्क डिक्रीजेज विद प्रीवियस प्रेगनेंसी, प्रीवियस प्रेगनेंसी से रिस्क डिक्रीज़ होती है। हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग से डिक्रीज़ होती है। OCPs के यूज़ से डिक्रीज़ होती है। ट्यूबर लाइगेशन से भी रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर जो है वो डिक्रीज़ होती है। एपिथेलियल ट्यूमर्स आर टिपिकली सेरस, जो इसमें एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं वो सेरस होते हैं। दे आर लाइन्ड विद द सेरस एपिथेलियम विच इज़ नेटिवली फाउंड इन द फ्लोपियन ट्यूब्स एंड ऑफन बायलेटरल। एपिथेलियल ट्यूमर्स जो है ना उनकी दो टाइप्स होती हैं, एक सिरस होता है और एक म्यूसिनस होता है। तो सिरस जो होता है वो फ्लोपियन ट्यूब के जो नेटिवली उसमें प्रेजेंट होता है सिरस एपिथेलियम उससे लाइन हुआ होता है, और ये वाले ट्यूमर्स जो है ये ओपन बायलेटरल होते हैं, यानी ये अक्सर दोनों ओवरीज में ही प्रेजेंट होते हैं। और म्यूसिनस इज लाइन विद द म्यूसिनस एपिथेलियम, तो ये जो म्यूसिनस ट्यूमर्स होते हैं ये म्यूसिनस एपिथेलियम से लाइंड हुए होते हैं विच इज़ नेटिवली फाउंड इन सर्विक्स, जो पहले से ही सर्विक्स में प्रेजेंट होती है। मॉनिटर रिस्पॉन्स टू थेरेपी एंड रिलैप्स बाय मेजरिंग CA-125 लेवल्स। तो अगर हमने देखना हो कि जो थेरेपी के क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, और अगर हमने ये चेक करना हो कि ये ट्यूमर दोबारा तो नहीं होने लगा, अगर हमने इसका रिलैप्स चेक करना हो कि कहीं ये दोबारा तो नहीं होने लगा, तब हम CA-125 के लेवल्स को मेजर करते हैं। इट इज़ नॉट गुड फॉर स्क्रीनिंग, इससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि ओवेरियन कैंसर मौजूद है या नहीं, बल्कि इससे हमें इतना पता चलेगा कि अगर हमने कोई थेरेपी दी है तो उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, और इसका हम रिलैप्स चेक कर सकते हैं। यानी अगर एक दफ़ा किसी को हो गया हो तो हम उसमें इसके लेवल्स को चेक करके पता लगा सकते हैं कि उसमें दोबारा तो नहीं हो रहा। जर्म सेल ट्यूमर्स कैन डिफरेंशिएट इनटू सोमैटिक स्ट्रक्चर्स,
जो जर्म सेल के ट्यूमर्स होते हैं वो सोमैटिक स्ट्रक्चर में भी डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेराटोमास, तो हम इनको टेराटोमास कहेंगे। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स में भी डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, तब हम इन्हें यॉर्क सैक ट्यूमर्स कहेंगे। एंड दे कैन आल्सो रिमेन अनडिफ्रेंशिएटेड, और हो सकता है वो बिल्कुल ही अनडिफ्रेंशिएटेड, बिल्कुल ही ना पहचाने जा रहे हो, तो फिर हम इसको डिसजर्मिनोमा कहेंगे। तो अब यहाँ पे एक टेराटोमास, यॉर्क सैक ट्यूमर्स और डिसजर्मिनोमास का डिस्कस हो गया। उसके बाद आता है सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक सेक्स कॉर्ड। तो जो एम्ब्रियोनिक सेक्स कॉर्ड है वहाँ से ये सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स डेवलप होते हैं। दे डेवलप इनटू द थीका एंड ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ द फॉलिकल। तो ये थीका और ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ फॉलिकल में डेवलप होते हैं। उसके बाद आता है द सर्टोलाई एंड द लैडिक सेल्स ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये भी असल में सर्टोलाई और लैडिक सेल जो ट्यूमर्स होते हैं ये मेल्स में देखा गए हैं, और ये भी सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं। एंड स्ट्रोमल दैट इज ओवेरियन कॉर्टेक्स डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम शो की हुई है। सबसे पहले तो इसकी सरफेस एपिथेलियम है, तो उससे एपिथेलियल ट्यूमर्स निकल रहे हैं, यानी कि सिरस ट्यूमर और म्यूसिनस ट्यूमर्स। फिर उसके बाद यहाँ पे ये फॉलिकल है और इसके अंदर एग है। तो अगर एग में कोई ट्यूमर होता है वो जर्म सेल ट्यूमर होगा। और इसकी टाइप्स उन्होंने बताई हैं कि टेराटोमास हो सकते हैं, यॉर्क सैक ट्यूमर हो सकता है, डिसजर्मिनोमा हो सकता है। अगर इस फॉलिकल के अंदर ट्यूमर हो रहा है, या फिर जो स्ट्रोमा बना हुआ है कॉर्टेक्स सिस्टम कहते हैं, अगर इसमें कोई ट्यूमर हो रहा है तो फिर हम इसे सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स कहेंगे। इसके एग्जांपल्स मैंने बताया है, थीका और ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ फॉलिकल्स। तो और इसमें सर्टोलाई एंड द लैडिक सेल्स ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, और इसमें स्ट्रोमल ट्यूमर्स आते हैं। इसके बाद आते हैं द एपिथेलियल ट्यूमर्स। अब ओवेरियन ट्यूमर्स की जो टाइप्स है उसमें एक एपिथेलियल ट्यूमर्स हो गए, एक जर्म सेल ट्यूमर्स हो गए, एक सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स हो गए। 3 टाइप्स जो हैं वो ओवेरियन ट्यूमर्स की इस डायग्राम से हमें पता चल गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल ट्यूमर्स। एपिथेलियल ट्यूमर्स में है सिरस सिस्टाटिनोमा। ये बिनाइन होता है, ये मोस्ट कॉमन ओवेरियन न्यूप्लाज्म है। इट इज़ लाइंड बाय द फ्लोपियन ट्यूब लाइक एपिथेलियम। ये सिरस एपिथेलियम से लाइंड हुआ होता है, और सिरस एपिथेलियम जो है वो नेटिवली फाउंड इन द फ्लोपियन ट्यूब होता है। तो ये लाइंड बाय द फ्लोपियन ट्यूब लाइक एपिथेलियम, ठीक है। म्यूसिनस सिस्टाटिनोमा ये भी बिनाइन होता है, ये मल्टी लोक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर बहुत से लोक्यूल्स बने होते हैं। ये लार्ज होता है, काफ़ी लार्ज होता है। लाइंड बाय द म्यूकस सिक्रीटिंग एपिथेलियम, ये म्यूकस सिक्रीटिंग एपिथेलियम से लाइंड हुआ होता है। और ये म्यूसिनस एपिथेलियम जो है ये नेटिवली फाउंड इन द सर्विक्स भी है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये सर्विक्स लाइक एपिथेलियम के साथ लाइंड हुआ होता है। इसके बाद आता है ब्रेनर ट्यूमर, ये भी बिनाइन होता है। नेस्ट ऑफ यूरोथीलियल लाइक यानी ब्लैडर लाइक एपिथेलियम, तो इसमें जो है वो ब्लैडर लाइक एपिथेलियम के नेस्ट बने होते हैं, ठीक है। डिफरेंट पैचेस बने होते हैं ब्लैडर लाइक एपिथेलियम के विद कॉफ़ी बीन न्यूक्लाई, और उनके अंदर जो न्यूक्लाई होता है उसकी शेप बिल्कुल कॉफ़ी बीन जैसी होती है। तो उसके बाद आता है सिरस कार्सिनोमा। सिरस सिस्टाटिनोमा बिनाइन था, लेकिन सिरस कार्सिनोमा उसी की मेलिग्नेंट फॉर्म है। ये मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ओवेरियन न्यूप्लाज्म है। इसमें सेमोमा बॉडीज़ भी प्रेजेंट होंगी जो कि एक कैल्सिफिकेशंस होती हैं, तो वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। म्यूसिनस कार्सिनोमा, अब ये म्यूसिनस सिस्टाटिनोमा का मेलिग्नेंट फॉर्म है। ये मेलिग्नेंट है, ये रेयर है। इट मे बी मेटास्टैटिक फ्रॉम द अपेंडिसिलियल और अदर जीआई ट्यूमर्स है। ये मेटास्टैटिक भी हो सकता है फ्रॉम दी अपेंडिसिलियल और दी अदर जीआई ट्यूमर्स है। तो ये चीज़ भी एमसीक्यू में अक्सर पूछी जाती है कि वो कौन सा ऐसा ओवेरियन ट्यूमर है जिसका जीआई ट्यूमर्स या अपेंडिसिलियल ट्यूमर्स के साथ लिंक बनता है कोई, तो वो ये म्यूसिनस कार्सिनोमा है। ये जो है वो मेटास्टैटिक होता है, यानी कि ये इनसे अराइज हो रहा होता है, अपेंडिसिलियल और अदर जीआई ट्यूमर से अराइज होकर, तो ये मेटास्टासाइज हो जाता है इनटू दी ओवरी। इट कैन रिजल्ट इन सीयूडोमिक्सोमा पेरिटोनी। तो ये एक यूनिक सी चीज़ करवाता है जिसे हम कहते हैं सीयूडोमिक्सोमा पेरिटोनी, इंट्रा पेरिटोनियल एक्युमुलेशन ऑफ म्यूसिनस मटेरियल। तो इसमें ये होता है कि पेरिटोनियम के अंदर म्यूसिनस मटेरियल की एक्युमुलेशन होने लगती है। तो ये इसको हम कहते हैं सीयूडोमिक्सोमा पेरिटोनी, यानी पेरिटोनियम के अंदर एक्युमुलेशन ऑफ म्यूसिनस मटेरियल है। तो ये चीज़ जो है ये भी म्यूसिनस कार्सिनोमा की यूनिक कैटेगरी है, यूनिक क्वालिटी है। एक इसमें ये कि ये जीआई ट्यूमर्स और अपेंडिसिलर ट्यूमर्स के साथ लिंक्ड है, और दूसरा इसमें ये सीयूडोमिक्सोमा पेरिटोनी, ये दोनों चीज़ें इसकी यूनिक हैं। इसके बाद ओवेरियन ट्यूमर्स जो हैं उनमें अब जर्म सेल ट्यूमर्स बताए हुए हैं, फिर इसमें सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स भी बताए हुए हैं, और फिर इनकी डायग्राम्स के ज़रिए को शो किया हुआ है।
उसके बाद ये है ओवेरियन ट्यूमर्स। तो इसमें जो है वो जर्म सेल ट्यूमर्स हैं। जर्म सेल ट्यूमर्स में एक मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा और इमेच्योर टेराटोमा, यानी टेराटोमा के इसमें 2 टाइप्स हैं, एक मेच्योर है और एक इमेच्योर है। मेच्योर वाले को हम सिस्टिक टेराटोमा भी कहते हैं, मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा, और एक इमेच्योर टेराटोमा, और एक इसमें डिस्जर्मिनोमा है जो कि बिल्कुल अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, और यॉर्क साक ट्यूमर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा को। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डर्मोइड सिस्ट, इसको डर्मोइड सिस्ट भी कहते हैं। ये बिनाइन होता है। मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इन द यंग फीमेल्स, ये यंग फीमेल्स में मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर है। सिस्टिक मैस विद एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर्स, ये एक सिस्टिक मैस होता है, यानी सिस्ट जैसा लग रहा होता है, और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर्स होते हैं, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, तीनों से इसमें जो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसमें आए होते हैं, जैसे टीथ, हेयर एंड सीबम। मे बी पेनफुल सेकेंडरी टू दी ओवेरियन एनलार्जमेंट और टॉरियन, ये पेनफुल भी हो सकता है अगर इसमें कोई ओवेरियन एनलार्जमेंट या फिर टॉरियन हो जाए। मोनोडर्मल फॉर्म विद द थायरॉयड टिश्यू, इसकी एक मोनोडर्मल फॉर्म होती है, उसमें ये एसोसिएटेड होता है विद द थायरॉयड टिश्यू। इस चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रोमा ओवेरी, में प्रेजेंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये इस थायरॉयड टिश्यू के साथ एसोसिएटेड होगा, यानी कि इसके अंदर थायरॉयड टिश्यू भी आ सकता है। तो अगर इसके अंदर थायरॉयड टिश्यू आ जाए तो फिर हम इसको स्ट्रोमा ओवेरी कहते हैं, क्योंकि उस टिश्यू से फिर थायरॉयड हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, इस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाती है। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ रेयर बट यूजी टू दिस स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, इसकी वैसे तो कोई मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन अगर हो जाए तो फिर ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा करवा सकता है। इन इमेच्योर टेराटोमा, ये मैलिग्नेंट होता है, ये एग्रेसिव होता है। मेच्योर वाला जो है वो बिनाइन है, इमेच्योर वाला मैलिग्नेंट है, ये एग्रेसिव और मैलिग्नेंट है। इट कंटेन्स फीटल टिश्यू न्यूरो एक्टोडर्म, इसमें एक फीटल टिश्यू हो सकता है और एक इसमें न्यूरो एक्टोडर्म होता है। इट इज़ कॉमनली डायग्नोज बिफोर एज 20, ये इतना अग्रेसिव होता है कि इसी वजह से ये जल्दी डायग्नोज हो जाता है। टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय द इमेच्योर एम्ब्रियोनिक लाइक न्यूरल टिश्यू, तो इसमें जो है वो इमेच्योर एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियॉन्स जो एम्ब्रियो से जो है वो सिमिलर इसमें एक न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट हो सकता है। डिसजर्मिनोमा, ये मैलिग्नेंट होता है, मोस्ट कॉमन इन एडोलेसेंट्स, यानी कि ये यंग फीमेल्स में मोस्ट कॉमन है। इक्विवेलेंट टू मेल सेमिनोमा बट रेयर, ये मेल के सेमिनोमा के इक्विवेलेंट है। ये चीज़ भी एमसीक्यूज में आ सकती है कि मेल के सेमिनोमा के इक्विवेलेंट कौन सा है, तो वो डिसजर्मिनोमा है। ये शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म फ्राइडेक सेल्स, तो इसमें शीट्स बनी होती हैं और उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो बिल्कुल यूनिफॉर्म यानी बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और उनकी शेप जो है वो बिल्कुल फ्राइड एग सेल्स की तरह की होती है। इसके ट्यूमर मार्कर्स में है कि ह्यूमन कोरियोनिक एनोट्रोपिन और लैक्टेस डिहाइड्रोजनेज। फिर आता है यॉर्क सैक ट्यूमर। यॉर्क सैक ट्यूमर को हम एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर भी कहते हैं, यानी EST, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। ये भी मैलिग्नेंट है, एग्रेसिव है, इसका कलर येलो होता है, ये हेमोरेजिक मैस होता है। 50% कैन हैव द शिलर डुवल बॉडीज़, तो इसके 50% के अंदर जो कुछ बॉडीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं जिन्हें हम कहते हैं शिलर डुवल बॉडीज़, ये ग्लोमेरुलाई को रिजेंबल करती हैं। इसके ट्यूमर मार्कर्स में अल्फा फीटोप्रोटीन, इट अकर्स इन चिल्ड्रन एंड द यंग अडल्ट फीमेल्स। तो उसके बाद आता है सेक्स कॉर्ड ट्रॉमल ट्यूमर्स, तो इसमें एक फाइब्रोमा है, एक थिकोमा है, एक सर्टोलाई लेडिक सेल ट्यूमर्स हैं। ये सर्टोलाई लेडिक सेल ट्यूमर्स जो हैं ये मेल्स में ज़्यादा हो रहे होते हैं, उनकी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में ये ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये फीमेल्स में भी हो सकते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और एक इसमें ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर है। तो सबसे पहले फाइब्रोमा है, इसके नाम ही से पता चल रहा है कि इसके अंदर फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे, तो ये बिनाइन है, इसमें बंडल और स्पिंडल शेप्ड फिब्रोब्लास्ट हैं। मीक्स सिंड्रोम, मीक्स सिंड्रोम में फाइब्रोमा के साथ साथ असाइटिस और प्लेजुरल फ्यूजन भी प्रेजेंट होगी। पुलिंग सेंसेशन इन ग्रोइंग है, जिसकी वजह से एक पुलिंग सेंसेशन आ रही होगी इन द ग्रोइन। उसके बाद आता है थिकोमा, तो थिकोमा जो है वो भी बिनाइन है, फाइब्रोमा भी बिनाइन है। इट मे प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, इससे एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस हो सकता है। यूजली प्रेजेंट्स एज एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, तो इसमें एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही होती है इन दी पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल। तो इसमें यह होगा कि जो पोस्ट मेनोपॉजल यानी कि मेनोपॉज के बाद फीमेल्स के अंदर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही होगी, और एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा क्योंकि ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद आता है द सर्टोलाई लेडिक सेल ट्यूमर, ये बिनाइन है, ये ग्रे टू येलो ब्राउन मैस, इनका कलर ग्रे टू येलो ब्राउन मैस हो सकता है। दे रिजेंबल्स द टेस्टिकुलर हिस्टोलॉजी, अब ये क्योंकि जो ये ट्यूमर्स जो हैं ये ज़्यादातर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स और मेल्स में प्रेजेंट होते हैं,
इस वजह से जब ये फीमेल्स में भी होंगे तो ये टेस्टिकुलर हिस्टोलॉजी को बिल्कुल रिजेंबल कर रहे होंगे विद ट्यूब्यूल्स एंड कॉर्ड्स लाइंड बाय द पिंक सेटोलाई सेल्स। ठीक है, मे प्रोड्यूस एंड्रोजेंस, ये एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से विरलाइजेशन होएगी। ठीक है, दैट इज़ हिर्सुटिज्म, मेल पैटर्न, बार्डनेस एंड द क्लीटोरल एनलार्जमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है इन ट्यूमर्स के ओवरी में यानी फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से हो रही होगी। उसके बाद है द ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर। सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर्स में जो मोस्ट कॉमन है और मैलिग्नेंट भी है वो ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर है। फाइब्रोमा वाला और थिकोमा भी बनाए थे, सर्टोलाई लैडिक भी बनाए थे। तो इनमें जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो सिर्फ और सिर्फ ये ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर ही है। प्रीडोमिनेंटली अगर इन फीमेल्स इन दर 50s, ये 50 ईयर ओल्ड फीमेल्स में हो रहा होता है। ऑफन प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्ट्रॉन भी। प्रेजेंट्स विद द पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, तो ये भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया, द सेक्सुअल प्रीकॉसिटी, प्री एडोलेसेंट्स में सेक्सुअल प्रीकॉसिटी करवाएगा। इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की अपीयरेंस होने लगेगी। ठीक है, बिफोर द एज ऑफ पुबर्टी, पुबर्टी से पहले ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की अपीयरेंस होने लगती है, तो उसको हम कहते हैं सेक्सुअल प्रीकॉसिटी। ये प्री एडोलेसेंट्स में इस तरह से प्रेजेंट करेगा। और ब्रेस्ट टेंडरनेस, हिस्टोलॉजी शोज कॉल एक्सनर बॉडीज़ है, इसमें भी कुछ बॉडीज़ बनती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉल एक्सनर बॉडीज़। दीज आर द ग्रेनुलोसा सेल्स अरेंज्ड हैफाजर्डली अराउंड द कलेक्शन ऑफ योसिनोफिलिक फ्लूइड। तो इसमें एक कलेक्शन होता है योसिनोफिलिक फ्लूइड का, तो उसके इर्द गिर्द ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं वो बहुत ही रफली अरेंज्ड हुए होते हैं, रिजम्बलिंग प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, और ऐसा लग रहा होता है जैसे ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं ट्यूमर मार्कर्स, इसमें ट्यूमर मार्कर्स का इसका इनहिबिन है। गिव ग्रैनी अ कॉल, तो ग्रैनी से ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर है, कॉल से कॉल एक्सनर बॉडीज़ हैं। सबसे पहले देखते हैं ये ए में इन्होंने क्या शो किया हुआ है कि यहाँ पे जो एपिथेलियम है वो बहुत ही यूनिक किस्म की शो की हुई है कि इसमें वो लंबे लंबे से ट्यूब्यूल्स टाइप नज़र आ रहे हैं। तो ये किसमें होते हैं, ये हमें जो है वो म्यूसिनस सिस्टार्डिनोमा शो किया हुआ है। ये मल्टी लोक्यूल्स इसमें बने हुए थे, ये लार्ज ट्यूमर होता है और ये लाइन पर था म्यूकस सिक्रीटिंग एपिथेलियम। वो जो एपिथेलियम थी वो उसमें म्यूकस सिक्रीटिंग एपिथेलियम थी जो हमें म्यूसिनस सिस्टार्डिनोमा में मिलती है। इसके बाद बी में इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर शो किया हुआ जिसमें हेयर नज़र आ रहे हैं। तो ये इन्होंने हमें शो किया हुआ मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा, जिसमें ऑल थ्री जर्म लेयर से जो है वो एलिमेंट्स आए हुए हैं। ये एक सिस्टिक मैस है, टीथ, हेयर और सीबम, यानी कि ये मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा है जिसे हम टर्मोइड सिस्ट भी कहते हैं। इसके बाद ये सी में देखें तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर शो किए हुए हैं। कुछ बड़े बड़े पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ बड़े बड़े डार्क पिंक हैं, और इसमें पर्पल कलर भी है, कहीं पे बहुत पिंक कलर है। तो ये बहुत ही मिक्सअप सा जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ पे नज़र आएगा, ये मोनोडर्मल फॉर्म विद थायराइड टिश्यू है, स्ट्रोमा ओवेरी, यानी कि जब टेराटोमा के अंदर एक थायराइड टिश्यू भी आ जाए तो फिर इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा ओवेरी। तो उसमें जो है वो फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो रही होती है क्योंकि इस थायराइड एबनॉर्मली लोकेटेड थायराइड टिश्यू से थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीजन भी हो रही होती है। इस वजह से इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाती है। तो इसकी अपीयरेंस जो है वो उन्होंने हमें मिक्सअप से स्ट्रक्चर में शो की हुई थी। उसके बाद डी में देखते हैं तो ये बिल्कुल एक रेगुलर सा स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो है वो पर्पल कलर के हैं, पर्पल और वाइट कलर का ये रेगुलर सा एक स्ट्रक्चर लग रहा है, और इसमें बस एक ही स्ट्रक्चर पिंक कलर का नज़र आ रहा है। तो ये डी में इन्होंने हमें क्या शो किया हुआ है, डी में इन्होंने हमें फ्राइड एग सेल्स शो किए हुए हैं जो डिसजर्मिनोमा में होते हैं। इसमें शीट्स हैं ऑफ यूनिफॉर्म, इसी तरह हमने देखा कि यूनिफॉर्म सेल्स से बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ वो अपीयर हो रहे थे, और उनकी शेप जो थी वो बिल्कुल फ्राइड एग की तरह थी। तो ये डिसजर्मिनोमा का अपीयरेंस थी। उसके बाद ये ई में इन्होंने हमें शो किया हुआ है कि एक पिंक सा स्ट्रक्चर उसको रैप किया हुआ है एक पर्पल से रेगुलर स्ट्रक्चर ने, और उसके इर्द गिर्द जो है वो बिल्कुल ही रफली जो है वो वाइट और पर्पल स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये ई में क्या है, ये है योक सैक ट्यूमर। तो इसमें इन्होंने हमें शिलर डुबल बॉडीज शो की हुई हैं। शिलर डुबल बॉडीज जो है वो रिजेंबल कर रही है ग्लोमेरुलाई को। तो ये जो पिंक सा स्ट्रक्चर है जिसके इर्द गिर्द पर्पल से सेल्स ने एक बिल्कुल रैपिंग की हुई है,
तो ये समय ग्लोमेरुलाई को रिजेंबल करने वाली शिलर डुबल बॉडी है जो हमें यॉर्क सैक ट्यूमर में मिलती है। इसके बाद ये एफ में उन्होंने हमें जो है वो शो की हुआ है कॉल एक्सनर बॉडी जो ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर्स में मिलती है। इसमें एक योसिनोफिलिक फ्लूइड का एक कलेक्शन होता है और उसके इर्द गिर्द ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर्स ग्रैनुलोसा सेल्स अरेंज हुए होते हैं और वो रिसेंबल कर रहे होते हैं प्री मॉडल फॉलिकल्स को। तो ये एफ में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले एक योसिनोफिलिक यानी पिंक कलर का एक कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है। इसके इर्द गिर्द जो है वो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं और वो बिल्कुल ही हेफाजेटली अरेंज्ड हुए हुए हैं और इन्होंने जो है वो बिल्कुल ये रिजेंबल कर रहे हैं प्री मॉडल फॉलिकल्स को। इसके बाद आती हैं यूट्राइन कंडीशंस, लेकिन ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने बस 671 पेज तक कवर कर लिया है, यानी कि ओवेरियन कंडीशंस अब सारी हमारी पूरी हो गई हैं। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूट्राइन कंडीशंस और इसके बाद आती हैं ब्रेस्ट पैथोलॉजी। तो ये सारी हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। ओवेरियन तक हमारा आज का ख़त्म होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेज 672 सेक्शन 3 रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पैथोलॉजी। तो सबसे पहले इसमें है यूट्राइन कंडीशंस। यूट्राइन कंडीशंस को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक नॉन नियोप्लास्टिक यूट्राइन कंडीशंस हैं और एक यूट्राइन नियोप्लाज्म्स यानी कि नियोप्लास्टिक यूट्राइन कंडीशंस हैं। तो इसके बाद इसमें आता है द नॉन नियोप्लास्टिक यूट्राइन कंडीशंस। तो इसमें एक तो एडिनोमायोसिस है। एडिनोमायोसिस में एक्सटेंशन ऑफ द एंडोमेट्रियल टिश्यू दैट इज ग्लैंडुलर इनटू द यूट्राइन मायोमेट्रियम। इसमें जो है वो एंडोमेट्रियल टिश्यू की एक्सटेंशन हो जाती है इनटू द यूट्राइन मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है वो यूट्रस की मिडल लेयर होती है और एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो एक इनर लेयर यानी कि एंडोमेट्रियम का टिश्यू, इसका ग्लैंडुलर टिश्यू यानी कि एंडोमेट्रियम का ग्लैंडुलर टिश्यू की एक्सटेंशन हो गई है इनटू द मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस यानी मायोमेट्रियम में। इट इज़ कॉज्ड बाय द हाइपरप्लाजिया ऑफ द बेसल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। ये तब होगा जब एंडोमेट्रियम की बेसल लेयर की हाइपरप्लाजिया हो जाएगी। इट प्रेजेंट्स विद डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया कहते हैं पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग एंड द यूनिफॉर्मली एनलार्ज सॉफ्ट ग्लोबुलर यूट्रस। और इसमें हमें एनलार्ज यानी लार्ज साइज़ की सॉफ्ट और ग्लोबुलर बिल्कुल सर्कुलर हुई होगी, बिल्कुल जो है वो इसकी फॉर्म बिल्कुल राउंड किस्म की होगी, तो ये हमें नज़र आएगी। ट्रीटमेंट इसकी है द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट, हिस्टेक्टमी भी करनी पड़ जाती है यानी रिमूवल ऑफ यूट्रस, एक्सीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड एडिनोमायोमा। और ऐसा भी कर सकते हैं कि हम स्पेसिफिक एडिनोमायोमा को एक्साइज कर दें। इसके बाद आता है एशरमैन सिंड्रोम। इसमें होती हैं एडिशंस एंड फाइब्रोसिस ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के ऊपर कुछ एडिशंस और फाइब्रोसिस हो जाती है। इट प्रेजेंट्स विद डिक्रीज फर्टिलिटी, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग और पेल्विक पेन है, often associated with dilation and curettage of the intrauterine pregnancy। तो ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा देखी जाती है जिनमें जो है वो DNC किसी वजह से किया गया हो, जैसे अगर कोई मिसकैरेज हुआ हो तो उसके बाद DNC किया गया हो ताकि प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन को रिमूव किया जा सके, या फिर कोई अबॉर्शन की वजह से कोई सर्जरी हुई हो। तो कोई भी सर्जरी जो है अगर वो हुई हो तो उसके बाद एंडोमेट्रियम के ऊपर एडिशंस और फाइब्रोसिस बन सकती हैं जो फर्टिलिटी को फिर डिक्रीज़ कर देती हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा होता है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है और पेल्विक पेन होती है। इसके बाद हम देखते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया। एबनॉर्मल एंडोमेट्रियल ग्लैंड प्रोलिफरेशन यूजुअली स्टिमुलेटेड बाय द एक्सेस एस्ट्रोजन। इसमें जो है वो एंडोमेट्रियल ग्लैंड की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रही होती है जो कि एक्सेस एस्ट्रोजन की वजह से हो रही है। इंक्रीज रिस्क फॉर द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। इसी वजह से फिर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की रिस्क बढ़ जाती है, एक्सपेशली विद द न्यूक्लियर एटीपिया, क्योंकि इसमें जो है वो न्यूक्लियर एटीपिया भी होना स्टार्ट हो जाता है। और इसको हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर एटीपिया क्या होता है। इट प्रेजेंट्स एज द पोस्ट मेनोपॉजल विजाइनल ब्लीडिंग। जिन फीमेल्स में मेनोपॉज हो चुका है उनके बाद मेनोपॉज के बाद विजाइनल ब्लीडिंग इनमें हो रही होती है। इंक्रीज रिस्क फॉर विद एन ओवुलेटरी साइकिल्स।
अगर एनओवुलेटरी साइकिल्स हो रहे हैं तो रिस्क इंक्रीज़ होगी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ रिस्क इंक्रीज़ होगी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस के साथ भी इसमें रिस्क इंक्रीज़ होती है, क्योंकि इसमें भी एक्सेस एस्ट्रोजन होता है। ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर्स में भी एस्ट्रोजन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, इसलिए रिस्क इनमें भी ज़्यादा होगा। जो जो कंडीशंस एस्ट्रोजन की कंसनट्रेशन को बॉडी में इंक्रीज़ करती हैं, वो सारी की सारी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया करवा सकती हैं, और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया इवेंचुअली एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा तक पहुंचा देता है। तो इसमें हम देखते हैं कि न्यूक्लियर एटीपिया क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में देखा जाता है। The nuclear atypia refers to the abnormal appearance of the cell nuclei. It is a term used in cytopathology and histopathology. Atypical nuclei are often pleomorphic. प्लियोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि उसकी साइज़ और उसकी शेप में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो ये चीज़ हमें मतलब अगर न्यूक्लियस चेंजेस आ रहे हों, उसके साइज़ और उसकी शेप में कोई यूनिफॉर्मिटी ना हो और उसकी एबनॉर्मल अपीयरेंस हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं न्यूक्लियर एटीपिया, जो हमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में दिखाई देगी। इसके बाद हम देखते हैं एंडोमेट्रियोसिस, जैसे दी एंडोमेट्रियम लाइक ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा आउटसाइड द एंडोमेट्रियल कैविटी। तो जो चीज़ें एंडोमेट्रियम के अंदर पाई जाती हैं, जैसे ग्लैंड्स और स्ट्रोमा, एंडोमेट्रियम की चीज़ें, वो एंडोमेट्रियल कैविटी से बाहर मिलेंगी। मोस्ट कॉमनली इन दी ओवरी, वो हमें ओवरी में भी मिल सकती हैं। फ्रिक्वेंटली बायलेटरल, अगर ओवरी में मिलें तो वो ज़्यादातर बायलेटरल होता है, यानी कि दोनों साइड्स की ओवरी पे प्रेजेंट हो सकती है। पेल्विस में, पेरिटोनियम में, पेरिटोनियम में प्रेजेंट होगी तो वो येलो ब्राउन पाउडर बर्न लीजन्स होंगे, यानी कि वो येलो और ब्राउन कलर के लीजन्स होंगे। ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई बॉर्डर बर्न है, कोई बर्न हुआ बॉर्डर लग रहे होंगे। ओवल स्ट्रेचेस अबव एंड बिलो एस्टेरिक्स, तो एस्टेरिक्स के अबव और बिलो ये स्ट्रेचर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे और इनकी शेप ओवल होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए में उन्होंने ये शो भी किए हुए हैं। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो शो किए हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो हैं ये हमें शो कर रहे हैं कि ये ओवल किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं, ये ग्रे कलर के, और ये येलो टू ब्राउन है, और ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्न हुई हुई चीज़ हो। तो उसके बाद आता है मे बी ड्यू टू दी रेट्रोग्रेड इन ओवरी दे अपीयर्स है। ओवरी में भी ये हो सकते हैं, तो अगर ये वहाँ पे होंगे तो ये ब्लड फिलेड चॉकलेट सिस्ट लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे इनके अंदर ब्लड फिल्ड हुआ हुआ है और इनका कलर ब्राउन जैसे चॉकलेट का होता है वैसे होगा, तो ये चॉकलेट सिस्ट लग रही होंगी। मे बी ड्यू टू द रेट्रोग्रेड फ्लो, चॉकलेट सिस्ट का नाम है, इनके अपेयरेंस को डिस्क्राइब नहीं किया गया। चॉकलेट सिस्ट इनकी बिल्कुल इनके अपेयरेंस पे रखा गया, इनका नाम होता है। मे बी ड्यू टू दी रेट्रोग्रेड फ्लो, और ये चीज़ हो सकती है कि रेट्रोग्रेड फ्लो हो गया हो, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो बजाय डिसेंड होने के हो सकता है कि असेंड हो गया हो, ऊपर को आ गया हो, उसका रेट्रोग्रेड फ्लो हो गया हो, तो इसकी वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस हो रही है। मेटाप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपोटेंट सेल्स, और ये भी हो सकता है कि जो मल्टीपोटेंट सेल्स हैं उनकी मेटाप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई हो, यानी कि जो उनसे सेल्स हैं मल्टीपोटेंट, उनकी वहाँ पे एंडोमेट्रियम में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, इसीलिए वो एंडोमेट्रियम जो है वो एबनॉर्मल जगह पर बना रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल टिश्यू बाय द लिम्फेटिक सिस्टम, और ये भी हो सकता है कि लिम्फेटिक सिस्टम जिनसे लिम्फ ट्रांसफ़र हो रहा होता है उस सिस्टम के थ्रू एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो एंडोमेट्रियल कैविटी से निकल कर ट्रांसपोर्ट हो गया हो किसी और साइट पर जाकर। प्रेजेंट्स विद पेल्विक पेन, इसमें पेल्विक पेन हो रही होती है। डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, डिस्पैरियूनिया यानी पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, डिसयूरिया यानी पेनफुल यूरिनेशन, डिसचीजिया यानी कि पेन ड्यूरिंग पासिंग ऑफ स्टूल्स। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इसमें भी हो सकती है। इनफर्टिलिटी इसमें होती है। नॉर्मल साइज़ यूट्रस, लेकिन यूट्रस का साइज़ इसमें नॉर्मल ही रहता है। ट्रीटमेंट हम इसकी कर सकते हैं एनसेड से, और एनसेड से हम पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। OCPs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, प्रोजेस्ट्रिन्स, वेलोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट, और डेनाजोल, और लेप्रोस्कोपिक रिमूवल भी हम इसका कर सकते हैं। एंडोमेट्राइटिस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द रिटेनड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन फॉलोइंग डिलीवरी, तो इसमें ये होता है कि जब डिलीवरी कर दी जाती है तो उसके बाद भी कुछ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन जो हैं वो रिटेन्ड रह जाते हैं। तो वो जब वहाँ पे रिटेन्ड रहते हैं
डिलीवरी के बाद या मिस कैरेज या अबॉर्शन किसी भी इस तरह की चीज़ के बाद, या फिर फॉरेन बॉडी किसी भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस की वजह से, तो इस तरह के रिटेनेड प्रोडक्ट्स की वजह से, या फिर किसी फॉरेन बॉडी की प्रेजेंस की वजह से जो इन्फेक्शन है उसका रिस्क इंक्रीज़ होता है। रिटेनेड मटेरियल, क्योंकि जो रिटेनेड मटेरियल होता है वो निडस होता है फॉर द बैक्टीरिया फ्रॉम विजाइना द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। वो एक बिल्कुल निडस की तरह, यानी कि एक घर की तरह काम कर रहा होता है बैक्टीरिया के लिए। वो बैक्टीरिया जो विजाइना से भी आ सकता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से भी वहाँ पे आ सकता है। क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस शोज प्लाज्मा सेल्स ऑन हिस्टोलॉजी। अगर क्रॉनिक यानी ज़्यादा देर तक एंडोमेट्राइटिस चलती रहेगी तो हमें प्लाज्मा सेल्स भी नज़र आ सकती हैं ऑन हिस्टोलॉजी। ट्रीटमेंट इसकी हम करते हैं एंटीबायोटिक्स से, जेंटामाइसिन प्लस क्लिंडामाइसिन विद और विदाउट एम्पिसिलिन। जेंटामाइसिन प्लस क्लिंडामाइसिन विद और विदाउट एम्पिसिलिन। फिर उसके बाद आते हैं द यूट्राइन नियोप्लाज्म्स। तो इसमें सबसे पहले तो है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन गायनाकोलॉजिक मैलिग्नेंसी। तो गायनाकोलॉजिक मैलिग्नेंसी सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है। इट प्रेजेंट्स विद इरेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग। तो इसमें इरेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग हो रही होगी। इट हैज़ टू टाइप्स। तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो है वो गायनाकोलॉजिक, यानी गायनाकोलॉजिस्ट को ये सबसे ज़्यादा फाइंड होने वाली कार्सिनोमा, सबसे ज़्यादा फाइंड होने वाली मैलिग्नेंसी होती है। ठीक है। एंड इट प्रेजेंट्स विद इरेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग। तो इसमें इरेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग हो रही होती है, जो कि और भी बहुत सी कंडीशंस में हो रही होती है। अब इसके टू टाइप्स हैं, एक एंडोमेट्रियोइड है और एक सिरस है। एंडोमेट्रियोइड इज़ द मोस्ट केसेस कॉज्ड बाय द अनअपोज्ड एस्ट्रोजन एक्सपोजर। तो इसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोजन एक्सपोजर की वजह से ये एंडोमेट्रियोइड वाली टाइप हो रही होती है। और ये एस्ट्रोजन एक्सपोजर जो है ये ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है, बट आल्सो एसोसिएटेड विद द अर्ली मेनार्की इन द लेट मेनोपॉज और नली पैरिटी। ओबेसिटी, इसके रिस्क फैक्टर्स में ओबेसिटी है, और इसमें अर्ली मेनार्की है, लेट मेनोपॉज है और नली पैरिटी है। हिस्टोलॉजी शोज एबनॉर्मली अरेंज एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। हिस्टोलॉजी में हम ये देखेंगे कि एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो हैं वो ठीक से अरेंज नहीं हुए हुए, बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो हैं वो अरेंज हुए हुए हैं। अर्ली पैथोजेनिक इवेंट्स इंक्लूड्स द लॉस ऑफ P10। तो इसमें जो है वो P10 जो जीन है उसका लॉस हो जाता है, और मिसमैच रिपेयर प्रोटीन्स। तो मिसमैच जो रिपेयर करते हैं, जो जब भी कोई मिसमैच हो जाता है डीएनए की जो सिंथेसिस है उसके दौरान, तो उसको रिपेयर करने वाले प्रोटीन्स का लॉस हो सकता है, या फिर P10 का लॉस हो सकता है। दूसरी टाइप इसकी है सिरस। इट इज़ एसोसिएटेड विद द एंडोमेट्रियल एट्रोफी इन द पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स। तो इसमें जो है वो एंडोमेट्रियल एट्रोफी हो रही होती है। एंडोमेट्रियल एट्रोफी यानी कि जो एंडोमेट्रियम है उसकी एट्रोफी स्टार्ट हो गई है, और ये पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में देखा गया है ज़्यादा। ये एग्रेसिव होता है। इसमें सेमोमा बॉडीज़ भी हमें हिस्टोलॉजी में नज़र आएंगी, कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेपिलाई एंड टफ्ट्स। पेपिलाई और टफ्ट्स भी हमें इसमें नज़र आएंगे। सेमोमा बॉडीज़, पेपिलाई और टफ्ट्स, और ये अग्रेसिव है, और ये एंडोमेट्रियल की एट्रोफी करवा रहा होता है इन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स। ठीक है, तो ये वाला हमें पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में मिलेगा। लियोमायोमा, ठीक है, इसको हम फाइब्रॉइड भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन फीमेल्स है। ऑफन प्रेजेंट्स विद द मल्टीपल डिस्क्रिएटेड ट्यूमर्स। तो हमें इसमें मल्टीपल डिस्क्रिएटेड ट्यूमर साफ दिखाई दे रहे होंगे। इंक्रीज इंसिडेंस इन द ब्लैक पेशेंट्स। ब्लैक पेशेंट्स में इसकी रिस्क ज़्यादा है। बिनाइन स्मूथ मसल ट्यूमर, ये एक बिनाइन ट्यूमर है और स्मूथ मसल का ट्यूमर है, इसी वजह से इसको लियोमायोमा कह रहे हैं, क्योंकि ये स्मूथ मसल का ट्यूमर है। मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन टू लियोमायोसार्कोमा इज़ रेयर। इसकी मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन लियोमायोसार्कोमा में बहुत ही कम होती है। एस्ट्रोजन सेंसिटिव, ये एस्ट्रोजन सेंसिटिव है। ट्यूमर साइज इंक्रीजेज विद प्रेगनेंसी एंड डिक्रीजेज विद मेनोपॉज। तो इसमें जो है वो ट्यूमर का जो साइज़ है वो प्रेगनेंसी के साथ इंक्रीज़ हो रहा है और मेनोपॉज के साथ डिक्रीज़ हो रहा है। ये एस्ट्रोजन सेंसिटिव है, तो मेनोपॉज में एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है, इसी वजह से फिर ये भी मेनोपॉज में कम होने लगता है इसका साइज़। पीक अकरेंस एट 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज। इसकी जो अकरेंस है वो 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज में सबसे ज़्यादा होती है। मे बी एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, बट सिम्टम्स भी करवा सकता है, जैसे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग और रिजल्ट इन मिसकैरेज। तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग
और मिस कैरेज इसके सिम्टम्स में आता है। सीवर ब्लीडिंग में लीड टू द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर ये बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग करवाए तो पेशेंट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है। ये वॉल्ड पैटर्न ऑफ स्मूथ मसल बंडल्स विद वेल डिमार्केटेड बॉर्डर्स ऑन हिस्टोलॉजी। तो इसके जो स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स के जो बंडल्स होते हैं उनके वॉल्स बने होते हैं। तो इसकी जो हिस्टोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक किस्म की है। तो ये ई में दिखाई भी हुई है। तो उसके बाद है लियोमायोसार्कोमा। ये मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल्स है। तो स्मूथ मसल्स जो होते हैं उनकी मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाती है अराइजिंग फ्रॉम द मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो रही होती है। अराइजिज डी नोवो। ये डी नोवो का मतलब ये है कि ये लियोमायोमा से नहीं बन रहे, बल्कि अलहदा से ही जो मायोमेट्रियम के स्मूथ मसल्स हैं उसकी मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो रही है। तो यूजली इन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स, ये चीज़ भी हमें पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। एग्जाम शोज सिंगल लीजन्स विद एरियाज ऑफ नेक्रोसिस। जब हम एग्जाम करेंगे तो हमें एक सिंगल लीजन नज़र आएगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा एरियाज ऑफ नेक्रोसिस बने होंगे। सिंगल लीजन में जब बहुत ज़्यादा एरियाज ऑफ नेक्रोसिस हो तो वो लियोमायोसार्कोमा हो सकता है। अब यहाँ पे ये सारी हिस्टोलॉजी देख लेते हैं। ए वाली तो हमने देख ली थी, अब बी वाली में क्या है। ये इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियम है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियम में हमने देखा कि किस तरह से इतने ज़्यादा इसमें पर्पल कलर के सेल्स आए हुए हैं, ब्लू कलर के सेल्स आए हुए हैं, तो ये समय न्यूट्रोफिल्स भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमें मिलेगी इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियम यानी एंडोमेट्राइटिस में मिलेगी। सी में हमने देखा कि एंडोमेट्रियोइड प्रेजेंट है। एंडोमेट्रियोइड में हमने देखा कि इसमें जो अनअपोज एस्ट्रोजन एक्सपोजर की वजह से हो रहा है और इसमें हमें एबनॉर्मली अरेंज एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं वो एबनॉर्मली अरेंज्ड हैं। तो इसमें ये जो वाइट वाइट से स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं ये इनकी समझ नहीं आ रही। कोई इनमें सर्कुलर शेप है, कोई इसमें जो है वो ओवल शेप है, कोई स्पिंडल शेप है, कोई हर एक की अपनी अपनी इसमें शेप है। तो यहाँ से भी हम इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इसकी निशानी इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। इसके बाद डी में जो हमें शो किए हुए हैं ये लियोमायोमास यानी फाइब्रॉइड्स, ये तो बहुत ही प्रोमिनेंट हो रहे हैं, ये तो साफ पता चल रहा है। तो उसके बाद हमने देखा कि इसकी हिस्टोलॉजी क्या होती है यानी फाइब्रॉइड्स की हिस्टोलॉजी। तो ये भी बहुत प्रोमिनेंट, बहुत यूनिक है कि इसमें स्मूथ मसल्स के बंडल्स हमें नज़र आ रहे हैं और वो एक वॉलिड पैटर्न बना रहे हैं। तो ये सारी हिस्टोलॉजीज हो गई। उसके बाद हम देखते हैं ब्रेस्ट पैथोलॉजी। तो सबसे पहले उन्होंने हमें एक ब्रेस्ट शो किया हुआ है और फिर उसको उन्होंने बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रोमा है और स्ट्रोमा के अंदर जो है वो टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट है। तो यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर जो है वो टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट है। फिर उसके बाद लेक्टिफेरस ट्रैक्ट है, पर्पल कलर का जो है वो लेक्टिफेरस ट्रैक्ट है और फिर निपल है। तो स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या हो सकता है, फिब्रोएडिनोमा और फाइलोइड्स ट्यूमर, ये दो चीज़ें जो हैं ये स्ट्रोमा के अंदर हो रही हैं। फिर इसमें जो टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट है उसमें क्या क्या हो सकता है, एक इसमें फिब्रोसिस्टिक चेंज हो सकता है, डक्टल कार्सिनोमा इंसिटू हो सकता है, लोब्यूलर कार्सिनोमा इंसिटू हो सकता है, डक्टल कार्सिनोमा हो सकता है और लोब्यूलर कार्सिनोमा इसमें हो सकता है। फिर लेक्टिफेरस ट्रैक्ट्स में क्या क्या हो सकता है, इंट्राडक्टल पेपिलोमा हो सकता है, एब्सेस या फिर मैस्टाइटिस हो सकती है, पैजेट डिजीज़ हो सकती है। इसके बाद निपल है। तो अब हम देखते हैं बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़। एक है बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिब्रोसिस्टिक चेंजेस, फिब्रोसिस्टिक चेंजेस, इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस, बिनाइन ट्यूमर्स और गायनाकोमास्टिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिब्रोसिस्टिक चेंजेस। फिब्रोसिस्टिक चेंजेस जो है वो टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट में हो सकती हैं। मोस्ट कॉमन इन द प्री मेनोपॉजल फीमेल्स 20 to 50 ईयर्स ओल्ड। फिब्रोसिस्टिक चेंजेस जो हैं वो प्री मेनोपॉजल यानी मेनोपॉज से पहले पहले फीमेल्स में हो रही होती है। इट प्रेजेंट्स विद द प्री मेंस्ट्रुअल ब्रेस्ट पेन और द लम्स। तो इसमें ये होगा कि मेंस्ट्रुएशन से पहले पहले पेशेंट को जो है वो ब्रेस्ट पेन हो रही होगी या उसको लम्स महसूस हो रहे होंगे। ऑफन बायलेटरल एंड मल्टीफोकल, ठीक है, बायलेटरल यानी दोनों तरफ और मल्टीफोकल यानी कि डिफरेंट मल्टीपल लम्स में महसूस हो रहे होंगे। नॉन प्रोलिफरेटिव लीजन्स इंक्लूड सिंपल सिस्ट।
तो इसकी जो आगे क्लासिफिकेशन हुई हुई है वो नॉन प्रोलिफरेटिव लीजन्स में और प्रोलिफरेटिव लीजन्स में हुई हुई है। तो यहाँ पे जो नॉन प्रोलिफरेटिव लीजन्स हैं उसमें सिंपल सिस्ट आती हैं विच आर द फ्लूइड फिलेट डक्ट डायलेशन और ब्लू डॉम। ठीक है, तो सिंपल सिस्ट जो है वो इसमें बनी होंगी। नॉन प्रोलिफरेटिव लीजन्स में सिंपल सिस्ट होंगी, ये फ्लूइड फिलेट होंगी। ठीक है, और फ्लूइड फिलेट डक्ट डायलेशन, ठीक है, फ्लूइड फिलेट डक्ट डायलेशन और ब्लू डॉम, तो ब्लू डॉम होगी और फ्लूइड फिलेट डक्ट डायलेशन होगी। पेपलरी एपोक्राइन चेंज और मेटाप्लाजिया, तो इसमें पेपलरी एपोक्राइन चेंज और मेटाप्लाजिया होगा। स्ट्रोमल फाइब्रोसिस होगी। रिस्क ऑफ कैंसर इज यूजली नॉट इंक्रीज्ड। प्रोलिफरेटिव लीजन्स इंक्लूड, तो नॉन प्रोलिफरेटिव लीजन्स में कोई भी रिस्क ऑफ कैंसर नहीं है, इसमें बस सिंपल सिस्ट है। इसमें पेपलरी एपोक्राइन चेंज है जिसे हम मेटाप्लाजिया भी कह सकते हैं, और स्ट्रोमल फाइब्रोसिस है। तो स्ट्रोमल की फाइब्रोसिस हो सकती है, सिंपल सिस्ट बन सकती हैं, और पेपलरी एपोक्राइन चेंज यानी कि मेटाप्लाजिया भी हो सकता है, यानी कि एपोक्राइन का मेटाप्लाजिया भी इसमें हो सकता है। तो रिस्क ऑफ कैंसर इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जबकि प्रोलिफरेटिव लीजन्स में दो आते हैं, एक इसमें स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस और एक एपिथेलियल हाइपरप्लाजिया है। तो स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस में क्या होगा कि जो एसिनाई और स्ट्रोमल फाइब्रोसिस है, एसिनाई की और स्ट्रोमा की फाइब्रोसिस हो रही होगी एसोसिएटेड विद कैल्सिफिकेशंस, तो इसमें कैल्सिफिकेशंस भी साथ में हो रही होंगी। स्लाइटली इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर, इसमें स्लाइटली इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर है। एपिथेलियल हाइपरप्लाजिया, इसमें ये होगा कि जो सेल्स होंगे द टर्मिनल डक्टल एंड द लब्यूलर एपिथेलियम, तो जो टर्मिनल डक्ट है और लब्यूल्स हैं उसके एपिथेलियम के ऊपर जो सेल्स हैं उनकी जो है वो एपिथेलियल हाइपरप्लाजिया हो रही होगी, यानी हाइपरप्लाजिया उन सेल्स की हो रही होगी जो टर्मिनल डक्ट और लब्यूल के एपिथेलियम के सेल्स हैं। यहाँ पे हमने देखा कि टर्मिनल डक्ट लब्यूलर यूनिट है, तो ये जो टर्मिनल डक्ट है और लब्यूलर यूनिट है इन दोनों की एपिथेलियम के ऊपर जो सेल्स हैं उनकी इसमें हाइपरप्लाजिया हो रही होगी। इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्सिनोमा विद एटिपिकल सेल्स, इसमें जो है वो कार्सिनोमा की रिस्क इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एटिपिकल सेल्स बन रहे होंगे। इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस, इसमें भी दो आती हैं कि फैट नेक्रोसिस और एक है लैक्टेशनल मैस्टाइटिस। फैट नेक्रोसिस बिनाइन है, यूजली पेनलेस लंप, पेनलेस है, लंप बन जाता है ड्यू टू द इंजरी टू द ब्रेस्ट टिश्यू। तो फैट नेक्रोसिस की रीज़न जो बनती है वो ये होती है कि ब्रेस्ट टिश्यू को कोई ना कोई इंजरी हुई है। कैल्सिफाइड ऑयल सिस्ट ऑन द मेमोग्राफी, तो जब हम मेमोग्राफी में देखेंगे तो हमें एक कैल्सिफाइड ऑयल सिस्ट नज़र आ रही होगी। नेक्रोटिक फैट एंड द जॉइंट सेल्स ऑन बायोप्सी, लेकिन जब हम बायोप्सी में देखेंगे तो हमें नेक्रोटिक यानी कि नेक्रोस्ट फैट और जॉइंट सेल्स दिखाई देंगे। अप टू 50% ऑफ पेशेंट्स में नॉट रिपोर्ट ट्रॉमा, 50% पेशेंट्स हो सकता है कि हमें ट्रॉमा की हिस्ट्री ना दे रहे हों। वैसे तो 50% हमें बताएंगे कि कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई ना कोई ब्रेस्ट इंजरी हुई थी, लेकिन हो सकता है कि पेशेंट्स हमें ऐसी कोई हिस्ट्री ना दें। इसी वजह से हमें जो है वो मेमोग्राफी और बायोप्सी करनी चाहिए। मेमोग्राफी में हमें कैल्सिफाइड ऑयल सिस्ट नज़र आएगी और बायोप्सी में हमें नेक्रोटिक फैट और जॉइंट सेल्स नज़र आ जाएंगे, जिससे हम इस कंडीशन को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है लैक्टेशनल मैस्टाइटिस, इट अकर्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। नाम से पता चल रहा है कि ये लैक्टेशनल मैस्टाइटिस जो है ये ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान होने वाला इन्फेक्शन है। इंक्रीज रिस्क ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन थ्रू क्रैक्स इन दी निपल, स्टेफिलोकोकस ऑरियास इज द मोस्ट कॉमन पैथोजन, ट्रीट विद एंटीबायोटिक्स एंड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद आता है बिनाइन ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर्स में क्या फिब्रोएडिनोमा और इंट्राडक्टल पैपिलोमा और फाइलॉइड ट्यूमर। इनमें से जो फिब्रोएडिनोमा और फाइलॉइड ट्यूमर है ये तो स्ट्रोमा में हो रहे होते हैं, जबकि इंट्राडक्टल पैपिलोमा जो है वो लैक्टिफेरस डक्ट में होने वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिब्रोएडिनोमा, इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स लेस देन 35 ईयर्स ओल्ड। फिब्रोएडिनोमा जो है वो 35 ईयर से लेस वाली फीमेल्स में हो रहा होता है। तो ये स्मॉल होता है, वेल डिफाइंड होता है, मोबाइल मैस होता है। ए में उन्होंने डायग्राम में इसको शो किया हुआ है। तो ये स्मॉल है, वेल डिफाइंड है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है, इसकी बाउंड्रीज का साफ पता चल रहा है, और ये मोबाइल मैस होता है यानी कि मूवेबल भी होता है। ट्यूमर कंपोस्ट ऑफ फिब्रस टिश्यू एंड ग्लैंड्स, इसके अंदर फिब्रस टिश्यू हो सकती हैं और ग्लैंड्स होती हैं। इंक्रीज साइज एंड टेंडरनेस विद इंक्रीज एस्ट्रोजन,
एस्ट्रोजन के साथ इसका साइज़ और टेंडरनेस इंक्रीज़ करता है। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी एंड प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन, इसीलिए इसका साइज़ जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान और प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन इंक्रीज़ करता है, क्योंकि उस दौरान में एस्ट्रोजन भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। रिस्क ऑफ कैंसर इज़ यूजली नॉट इंक्रीज, लेकिन इसमें रिस्क ऑफ कैंसर जो है वो नहीं होती। इंट्राडक्टल पैपिलोमा, तो इंट्राडक्टल पैपिलोमा में जो है वो स्मॉल फिब्रोएपिथेलियल ट्यूमर है विद लेक्टिफेरस डक्ट्स, तो इसमें फिब्रोएपिथेलियल ट्यूमर है और इसमें विद इन लेक्टिफेरस डक्ट्स के अंदर जो ट्यूमर बनते हैं वो फिब्रोएपिथेलियल होते हैं, यानी कि वो एपिथेलियम को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं और उनमें फिब्रस टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। टिपिकली पेनिथेरियोला, और ये बिल्कुल पेनिथेरियोला प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निपल डिस्चार्ज, इसी वजह से ये निपल डिस्चार्ज का मोस्ट कॉमन कॉज भी बनते हैं। जैसे सेरस जो डिस्चार्ज है वो सेरस भी हो सकता है और ब्लडी भी हो सकता है। स्लाइटली इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर, इनमें थोड़ी सी कैंसर के इंक्रीज होने की रिस्क भी होती है। फाइलोड्स ट्यूमर, फाइलोड्स ट्यूमर जो होते हैं वो लार्ज मैस होता है, ये बी मैंने में शो किया हुआ है। ये लार्ज मैस होता है और उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू और सिस्ट होती हैं, ठीक है। ये लार्ज मैस और इसमें कनेक्टिव टिश्यू और सिस्ट होती हैं विद द लीफ लाइक लॉब्यूलेशंस। सी में हमें लीफ लाइक लॉब्यूलेशंस शो की हुई है जो फाइलोड्स ट्यूमर में हमें मिलती हैं। मोस्ट कॉमन इन द 5th डिकेड ऑफ लाइफ, ये भी यानी कि बहुत लेट हो रहा होता है। सम में बिकम मैलिग्नेंट, इसमें जो है वो कुछ मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कैंसर की रिस्क अगर देखी जाए तो फिब्रोएडेनोमा में बिल्कुल भी नहीं है रिस्क। इंट्राडक्टल में थोड़ी बहुत रिस्क है, लेकिन फाइलोड्स ट्यूमर जो है उसमें कुछ तो बिल्कुल ही मैलिग्नेंट होते हैं। उसके बाद आप देखते हैं गायनाकोमास्टिया। गायनाकोमास्टिया में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो रही होती है इन मेल्स ड्यू टू द इंक्रीज एस्ट्रोजन कंपेयर्ड विद द एंड्रोजन एक्टिविटी। तो एस्ट्रोजन के इंक्रीज होने की वजह से मेल्स के अंदर ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट होने को हम गायनाकोमास्टिया कहते हैं। फिजियोलॉजिक न्यूबॉर्न, ये फिजियोलॉजिक भी हो सकती है, जैसे न्यूबॉर्न्स में, पुबर्टल में और ओल्डर मेल्स बट मे परसिस्ट आफ्टर पुबर्टी, लेकिन ये पुबर्टी के बाद भी हो सकता है कि रहे। अदर कॉजेज इंक्लूड सिरोसिस, हाइपोगोनाडिज्म, सिरोसिस में भी हो रही होती है, हाइपोगोनाडिज्म भी होती है, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हाइपोगोनाडिज्म हुई होती है। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में हो सकती है और ड्रग्स में फॉर एग्जांपल स्पाइरोनोलैक्टोन जो वो पोटेशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक है। तो ये सारी कंडीशन जो है ये ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन मेल्स करवा रही होती हैं। इनमें कुछ फिजियोलॉजिक है और कुछ पैथोलॉजिक है। पैथोलॉजी का हमें यहाँ से पता चलेगा अगर हम देखें कि गायनाकोमास्टिया पुबर्टी के बाद भी परसिस्ट कर रही है तो फिर कोई ना कोई उसके अंदर पैथोलॉजी हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर। दिस इज़ कॉमनली पोस्ट मेनोपॉजल, तो ये भी मेनोपॉज के बाद हो रहे होते हैं ज़्यादातर। ऑफन प्रेजेंट्स एज अ पैल्पेबल हार्ड मैस, तो ये हमें जो है वो पैल्पेबल यानी कि पैल्पेशन करने पे एक हार्ड मैस महसूस होगा। ए वाली डायग्राम में हमें ये एक वाइट कलर का शो किया हुआ है, तो ये जो है ये ब्रेस्ट कैंसर है। इट इज़ मोस्ट ऑफन इन दी अपर आउटर क्वाड्रेंट, ज़्यादातर ये ब्रेस्ट के अपर आउटर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होते हैं। इन्वेसिव कैंसर्स कैन बिकम फिक्स विद द पेक्टोरल मसल्स, डीप फेसिया, कूपर लिगामेंट्स एंड ओवरलाइंग स्किन। तो जो से इन्वेसिव कैंसर्स होते हैं वो फिक्स्ड हो सकते हैं हमारे पेक्टोरल मसल से और डीप फेसिया से भी और कूपर लिगामेंट से और ओवरलाइंग स्किन जो उसके ऊपर स्किन है उससे भी, जिसकी वजह से निपल रिट्रैक्शन हो सकती है और स्किन डिम्पलिंग हो सकती है। यूजली राइजेस फ्रॉम द टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट, हमने टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट को देख लिया था, कैंसर ज़्यादातर वहीं से राइज हो रहा होता है। एम्प्लीफिकेशन एंड द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स, तो इसमें जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स की ओवर एक्सप्रेशन या एम्प्लीफिकेशन हो रही होती है और HER2 की भी हो सकती है, ये भी एक रिसेप्टर होता है। इसको हम कहते हैं NEGF रिसेप्टर, यानी एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इज़ कॉमन, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन या HER2 रिसेप्टर की एम्प्लीफिकेशन या ओवर एक्सप्रेशन भी हो रहा होता है। ट्रिपल नेगेटिव, यानी कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर नेगेटिव, HER2 नेगेटिव, तो यानी कि किसी भी रिसेप्टर की एम्प्लीफिकेशन जो है वो नहीं हो रही, फॉर्म दी मोर एग्रेसिव, तो ये वाला जो कैंसर है ये ज़्यादा एग्रेसिव होता है। रिस्क फैक्टर्स इन फीमेल्स, तो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो इंक्रीजिंग एज है, हिस्ट्री ऑफ एटिपिकल हाइपरप्लाजिया, ठीक है, हाइपरप्लाजिया हमेशा ही कैंसर की रिस्क बनती है, तो अगर इसमें भी एटिपिकल हाइपरप्लाजिया हो रहा है तो ये भी इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर है, रेस में वाइट पेशेंट्स आर एट हाईएस्ट रिस्क,
ब्लैक पेशेंट्स आर एट रिस्क फॉर द ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। ज़्यादा तो ये कैंसर वाइट पेशेंट्स में हो रहा था, लेकिन ब्लैक पेशेंट्स ने कहा कि ट्रिपल नेगेटिव कैंसर ज़्यादा हो रहा होता है और ये वाला जो कैंसर है ये ज़्यादा अग्रेसिव है एज़ कम्पेयर टू कि किसी ना किसी रिसेप्टर की एम्पलीफिकेशन हुई हो। BRCA1 एंड BRCA2 mutations एंड एस्ट्रोजन एक्सपोजर इंक्रीज नलीपैरिटी में एस्ट्रोजन का एक्सपोजर जो है वो इंक्रीज होता जाता है। और पोस्ट मेनोपॉजल ओबेसिटी, एडिपोज टिश्यू कन्वर्ट्स एंड्रोसिनिडियन, ठीक है, टू एस्ट्रॉन, इंक्रीज टोटल नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, लेटर एज ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी, अल्कोहल इंटेक। इन मेल्स BRCA2 म्यूटेशंस। अब मेल्स में क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? एक इसमें BRCA2 म्यूटेशंस हैं, क्नाइलफेल्टर सिंड्रोम है, एक्सिलरी लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन द अर्ली स्टेज डिजीज़ है। तो अर्ली स्टेज डिजीज़ में अगर हमने प्रोग्नोसिस देखनी हो कि ब्रेस्ट कैंसर की कौन सी स्टेज चल रही है और ये किस हद तक ट्रीटेबल है, तो हम देखते हैं इसमें एक्सिलरी लिम्फ नोड की मेटास्टेसिस को चेक करते हैं, यानी कि एक्सिलरी लिम्फ नोड पे मेटास्टेसिस हुई है या नहीं। अगर हो गई है तो फिर ये समझ लो कि इसका स्टेज अब बढ़ गया है, तो अब ये एग्रेसिव हो चुका है। उसके बाद आता है नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमास। तो कार्सिनोमास में आगे टाइप्स हैं कि नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा जो इन्वेसिव नहीं होते, अपनी जगह तक रहते हैं। इन्वेसिव कार्सिनोमास वो हैं जो अपनी जगह से एक्सटेंड कर जाते हैं, आगे एक्सटेंड कर जाते हैं और दूसरे स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमास। नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमास में सबसे पहले तो आता है डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। इट फिल्स द डक्टल ल्यूमन, तो इसने डक्ट के ल्यूमन को फिल कर देना है। इंडिकेट्स न्यूप्लास्टिक सेल्स इन डक्ट, ब्लू एरो शोज है गोरेज्ड ब्लड वेजल्स। तो इसकी हिस्टोलॉजी जो है वो उन्होंने बी में शो की हुई है। यहाँ पर उन्होंने शो किया हुआ है कि किस तरह से जो है वो डक्टल ल्यूमन फिलअप होएगा। ये ब्लैक एरो में शो किया हुआ है और गोरेज ब्लड वेजल जो है वो पिंक कलर का शो किया हुआ है। तो उसके बाद है राइजेस फ्रॉम दी डक्टल एटीपिया। तो डक्टल एटीपिया से ये राइज होगा ऑफन सीन अर्ली एज माइक्रो कैल्सिफिकेशन ऑन मेमोग्राफी में ये माइक्रो कैल्सिफिकेशन शो कर रहा होगा। अर्ली मैलिग्नेंसी विदाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन पेनेट्रेशन। तो डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू जो है वो मैलिग्नेंसी तक भी जा सकता है, लेकिन ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की पेनेट्रेशन नहीं करेगा। यूजी डज नॉट प्रोड्यूस अ मैस, और ना ही ये कोई मैस बनाएगा। कोमेडो कार्सिनोमा इज द सब टाइप ऑफ द DCIS यानी डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। सेल्स हैव द हाई ग्रेड न्यूक्लाई विद एक्सटेंसिव सेंट्रल नेक्रोसिस। तो इसमें जो है वो न्यूक्लाई जो है वो हाई ग्रेड होंगे विद एक्सटेंसिव सेंट्रल नेक्रोसिस, और उनके सेंट्रल नेक्रोसिस हुई होगी और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशंस होंगी। तो ये कोमेडो कार्सिनोमा के पेरेंट्स उन्होंने हमें सी में शो की हुई है। तो इसमें सेंट्रल नेक्रोसिस हुई हुई है और इसमें डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशंस हैं। इसके बाद देखते हैं पेजर डिजीज़। पेजर डिजीज़ इज द एक्सटेंशन ऑफ द अंडरलाइंग DCIS। जो DCIS है उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर ऑफ द लैक्टिफेरस डक्ट्स। तो इसमें यह है कि जो डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू जिसने टब्यूलर यूनिट में टब्यूलर डक्ट और लोब्यूलर यूनिट में स्टार्ट होना था, टर्मिनल डक्ट और लोब्यूलर यूनिट में स्टार्ट होना था, तो अब इसने जो है वो लैक्टिफेरस डक्ट तक एक्सटेंड कर जाना है एंड इनटू द कॉन्टिगुअस स्किन ऑफ द निपल, और इसने जो है वो स्किन ऑफ निपल तक भी आ जाना है। फिर उसकी वजह से एक्जिमाटाउस पैचेस ओवर निपल एंड एरियोलर स्किन, जिसकी वजह से फिर एक्जिमाटाउस पैचेस बन जाएंगे ओवर द निपल एंड एरियोलर स्किन। पेजर सेल्स इज इक्वल टू इंट्रा एपिथेलियल एडिनो कार्सिनोमा सेल्स। तो ये जो पेजर सेल्स होते हैं ये इंट्रा एपिथेलियल एडिनो कार्सिनोमा के सेल्स होते हैं। लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू, तो ये जो पेजर डिजीज़ है इसके अपेयरेंस उन्होंने डी में शो की हुई है कि किस तरह से जो पेजर सेल्स हैं वो एक्सटेंड हो जाएंगे और निपल और एरियोला की स्किन को कवर करेंगे। उसके बाद आता है लोब्यूलर स्किन इन लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू। इसमें ई कैडेरिंग का एक्सप्रेशन कम होगा। जब भी लोब्यूलर का नाम आएगा तो वहाँ पे ई कैडेरिंग का एक्सप्रेशन कम हो रहा होगा, तो ई कैडेरिंग का एक्सप्रेशन कम होगा। नो मैस और कैल्सिफिकेशन, जिसमें कोई मैस या कोई कैल्सिफिकेशन नहीं होगी, तो ये एक इंसिडेंटल बायोप्सी फाइंडिंग है। इंक्रीज रिस्क ऑफ द कैंसर इन ईदर ब्रेस्ट, तो इसमें दोनों में से किसी भी ब्रेस्ट में जो है वो रिस्क ऑफ कैंसर इंक्रीज हो सकता है वर्सेस DCIS, जबकि DCIS में मैलिग्नेंसी जो है वो उसी ब्रेस्ट और उसी जगह पर उसी क्वाड्रेंट से स्टार्ट हो रही थी।
तो ये डिफरेंस है लब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू का और डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू का। इसके बाद आता है द इन्वेसिव कार्सिनोमास। इन्वेसिव कार्सिनोमास में है एक इन्वेसिव डक्टल, इन्वेसिव लोब्यूलर, मेडुलरी और इन्फ्लामेटरी। तो इन्वेसिव डक्टल में है फिर्म फिब्रस रॉक हार्ड मैस विद द शार्प मार्जिन्स एंड स्मॉल ग्लैंडुलर डक्ट लाइक सेल्स इन द डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा। तो इसमें जो सेल्स होंगे वो फिर्म होंगे, फिब्रस होंगे और रॉक हार्ड यानी हार्ड किस्म के होंगे, उनकी मार्जिन शार्प होंगी और वो स्मॉल ग्लैंडुलर डक्ट लाइक सेल्स होंगे, स्मॉल होंगे, ग्लैंडुलर होंगे, डक्ट लाइक सेल्स इन द डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा के अंदर जो है वो इस किस्म के सेल्स प्रेजेंट होंगे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर। तो इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर की मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो इन्वेसिव डक्टल है। इन्वेसिव लोब्यूलर, अब इसमें भी लोब्यूलर का नाम आया तो इसका मतलब कि ई की डायरिंग का एक्सप्रेशन कम हो जाएगा। ऑर्डरली रो ऑफ सेल्स, सिंगल फाइल एंड नो डक्ट फॉर्मेशन। तो ई में हम देखते हैं कि किस तरह से ऑर्डरली रो ऑफ सेल्स हमें नज़र आ रही है। तो ये लब्यूलर कार्सिनोमा की जो है इन्वेसिव लब्यूलर कार्सिनोमा में हो रहा होगा कि इसमें एक ऑर्डरली रो ऑफ सेल बन जाएगी, इसको हम सिंगल फाइल भी कहते हैं। एंड नो डक्ट फॉर्मेशन, कोई डक्ट इसमें नहीं होगा। इट ऑफन लैक्स अ डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स, इसमें कोई डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स भी नहीं होगा। ऑफन बायलेटरल विद मल्टीपल लीजन्स इन द सेम लोकेशन, लाइन्स ऑफ सेल इज इक्वल टू लोब्यूलर। मेडुलरी जो है वो लार्ज होंगे, एनाप्लास्टिक सेल्स होंगे, ग्रोइंग इन द शीट्स विद एसोसिएटेड लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। तो इनमें लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स होंगे और ये लार्ज होंगे और एनाप्लास्टिक होंगे और ये जो है वो शीट्स में ग्रो हो रहे होंगे। तो वेल सर्कमस्क्राइब्ड ट्यूमर कैन मिमिक फिब्रोएडिनोमा, ये फिब्रोएडिनोमा को भी रिजेंबल कर सकते हैं क्योंकि ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं। इन्फ्लेमेटरी, ये डर्मल लिम्फेटिक स्पेस इन्वेजन, तो इसमें लिम्फेटिक स्पेस की इन्वेजन हो जाएगी जिसकी वजह से ब्रेस्ट पेन हो रही होगी विद दी वार्म स्वॉलन अरेथमाटाउ स्किन अराउंड एग्जैगरेटेड हेयर फॉलिकल्स। तो इसमें ब्रेस्ट पेन हो रही होगी विद वार्म स्वॉलन अरेथमाटाउ स्किन, और स्किन जो है वो वार्म होगी, स्वॉलन होगी, अरेथमाटाउज होगी, यानी कि इसमें रेडनेस हुई होगी अराउंड दी एग्जैगरेटेड हेयर फॉलिकल्स। इसको हम कहते हैं पीओडी ऑरेंज अपीयरेंस, जो कि इन्होंने एफ में हमें शो की हुई है। इसकी प्रोग्नोसिस बड़ी पुअर होती है, 50% सर्वाइवल एट 5 ईयर्स, ऑफन मिस्टेकन फॉर मैस्टाइटिस और दी पेजेट डिजीज़। तो इसको मैस्टाइटिस और पेजेट डिजीज़ के साथ भी मिस्टेक कर देते हैं। ऑफन यूजली लैक्स अ पैल्पेबल मैस, और इसमें भी कोई पैल्पेबल मैस नहीं होता। मैस्टाइटिस के साथ इसको इसलिए मिस्टेक करते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन की तरह का दिख रहा होता है, जैसे इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं कि रेडनेस हुई होती है, स्वॉलन स्वेलिंग वगैरह हुई होती है, इस वजह से इसको मैस्टाइटिस के साथ मिस्टेक कर देते हैं। और पेजेंट डिजीज़ के साथ भी इसको मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि उसमें पेजेंट डिजीज़ में निपल और एरियोला के इर्द गिर्द जो है वो एक्जिमाटाउस पैचेस बने होते हैं। तो ये भी इस तरह की अपेयरेंस जो है वो पीओडी ऑरेंज अपेयरेंस जो है वो इसके साथ फिर मैच हो रही होती है, तो इस वजह से ये इसको पेजेंट डिजीज़ के साथ भी मिस्टेक कर देते हैं। इसके बाद आती है पिनाइल पैथोलॉजी। पिनाइल पैथोलॉजी में सबसे पहले तो आती है पिरोनी डिजीज़। तो इसमें जो है वो एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ पेनिस, जो कि ए वाली डायग्राम में दिखाया भी हुआ है, ड्यू टू द फिब्रस प्लैक विद इन द टूनिका एल्बुजिनिया। तो इसमें जो है वो फिब्रस प्लैक बन जाता है टूनिका एल्बुजिनिया के अंदर, जिसकी वजह से एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ पेनिस हो रहा होता है। एसोसिएटेड विद रिपीटेड माइनर ट्रॉमा ड्यूरिंग इंटरकोर्स कैन कॉज पेन, एंजाइटी एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कंसिडर सर्जिकल रिपेयर और ट्रीटमेंट विद कोलाजिनेस इंजेक्शंस। तो इसमें सर्जिकल रिपेयर भी कर सकते हैं और कोलाजिनेस इंजेक्शंस जो है वो दे सकते हैं ओवर द कर्वेचर वंस द कर्वेचर स्टेबलाइजेज। तो कोलाजिनेस इंजेक्शंस और सर्जिकल रिपेयर इसमें कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पिनाइल फ्रैक्चर, ये कंडीशन जो है ये पिनाइल फ्रैक्चर से डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, जिसमें रप्चर ऑफ द टूनिका एल्बुजिनिया हो रहा होता है ड्यू टू द फोर्स्ड बेंडिंग। तो पिनाइल फ्रैक्चर में जो है वो टूनिका एल्बुजिनिया जो है उसकी पूरी तरह से रप्चर हो रही है, जबकि इस कंडीशन के अंदर टूनिका एल्बुजिनिया के अंदर फिब्रस प्लैक बन रहा है। इसके बाद आता है इस्केमिक प्रायापिज्म। दिस इज़ द पेनफुल सस्टेन्ड इरेक्शन लास्टिंग फॉर मोर देन 4 आवर्स। तो ये एक पेनफुल इरेक्शन है, ठीक है, लास्टिंग फॉर मोर देन 4 आवर्स।
इट इज़ एसोसिएटेड विद द सिकल सेल डिजीज़। ये सिकल सेल डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है क्योंकि उसमें जो सिकल आरबीसीज होते हैं दे ब्लॉक वीनस ड्रेनेज ऑफ द कॉर्पस कैवर्नोसम वेस्कुलर चैनल्स। तो कॉर्पस कैवर्नोसम के वेस्कुलर चैनल्स को सिकल आरबीसीज ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से सस्टेन्ड पेनफुल इरेक्शन हो रही होती है फॉर मोर देन 8 आवर्स। मेडिकेशन भी इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकती हैं जैसे सिल्डेनाफिल और ट्रेजोडोन। ट्रीट इमिजिएटली विद द कॉर्पोरल एस्पायरेशन। कॉर्पोरल एस्पायरेशन से इसको ट्रीट करते हैं। इंट्रा कैवर्नोसल फिनाइलफ्रीन, ठीक है, कैवर्नोसम के अंदर जो है वो फिनाइलफ्रीन दे सकते हैं और सर्जिकल डिकम्प्रेशन भी कर सकते हैं टू प्रिवेंट इस्कीमिया को प्रिवेंट करने के लिए सर्जिकल डिकम्प्रेशन भी कर सकते हैं। तो इसमें कॉर्पोरल एस्पायरेशन क्या होती है, इसमें है द पेनाइल इंजेक्शन एंड द एस्पायरेशन इज अ वाइटल प्रोसीजर इन द प्रिजर्वेशन ऑफ पेनाइल इरेक्टाइल टिश्यू व्हेन पेशेंट्स एक्सपीरियंस इस्कीमिक प्रायापिज्म। इस्कीमिक प्रायापिज्म में जो है वो इंजेक्शन के थ्रू एस्पायरेशन करते हैं ताकि पेनाइल इरेक्टाइल टिश्यू को प्रिजर्व कर सकें। अगर उसमें इस्कीमिया हो जाएगा तो वो डैमेज हो सकता है। तो कॉर्पोरल एस्पायरेशन जो है उसके अलावा इसमें इंटर कैवर्नोसल फिनाइलफ्रीन भी देते हैं और सर्जिकल डिकम्प्रेशन भी करते हैं टू प्रिवेंट इस्कीमिया। इसके बाद है द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। इट इज़ सीन इन द यूएस बट इट इज़ मोर कॉमन इन एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पेनाइल कैंसर। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पेनाइल कैंसर जो है वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। प्रिकर्सर इन सीटू लीजन्स, इसमें कुछ प्रिकर्सर इन सीटू लीजन्स जो हो सकते हैं उनमें एक तो बोवन डिजीज़ है। बोवन डिजीज़ जो है वो पेनाइल शेफ्ट पे हो रही होती है। इट प्रेजेंट्स एज ल्यूकोप्लाकिया यानी कि वाइट प्लैक। तो वाइट प्लैक्स बन रहे होते हैं ऑन द पेनाइल शेफ्ट बोवन डिजीज़ में। और एक इसमें है द एरिथ्रोप्लाजिया ऑफ क्यूई रैट। तो क्यूई रैट जो है वो एरिथ्रोप्लाजिया ऑफ द क्यूई रैट, ये एक और इसमें प्रिकर्सर लीजन है। इसमें कार्सिनोमा इन सिटू ऑफ द ग्लैंड्स हो रही होती है जो कि इस बी डायग्राम में शो भी की हुई है। इट प्रेजेंट्स एज एरिथ्रोप्लाकिया यानी रेड प्लैक। तो इसमें रेड प्लैक्स बनते हैं ऑन द ग्लैंड्स। एक इसमें है द बोवेनॉइड पेपुलोसिस। एक इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बोवेनॉइड पेपुलोसिस के थ्रू हो रही होती है। इसमें कार्सिनोमा इन सिटू ऑफ द अनक्लियर मैलिग्नेंट पोटेंशियल। तो इसमें जो है वो एक और प्रेजेंटेशन होती है बोवेनॉइड पेपुलोसिस के थ्रू। इसमें जो है वो कार्सिनोमा इन सिटू होता है ऑफ द अनक्लियर मैलिग्नेंट पोटेंशियल प्रेजेंटिंग एज रेडिश पेप्यूल्स। तो इसमें जो है वो कुछ रेडिश पेप्यूल्स बनते हैं और इनका मैलिग्नेंट पोटेंशियल जो है वो अनक्लियर होता है और ये भी प्रिकर्सर लीजन्स यानी कार्सिनोमा इन सिटू होते हैं। एसोसिएटेड विद द अनसर्कमसाइज्ड मेल्स एंड द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16। ये दो इसके रिस्क फैक्टर्स बनते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के, एक तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और एक इसमें जो है वो अनसर्कमसाइज्ड मेल्स है। इसके बाद है क्रिप्टोर्किडिज्म। दिस इज़ द डिसेंट फेलियर ऑफ वन और बोथ टेस्टिस। तो इसमें जो है वो वन या बोथ टेस्टिस का जो है वो फेलियर ऑफ डिसेंट हो जाता है फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटम। Impaired spermatogenesis since sperm develop best at the temperature less than 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस भी इम्पेयर्ड हो जाती है क्योंकि जो टेस्टिस हैं उनके अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है, लेकिन जब टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आएंगे तो उनका टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा और स्पर्मेटोजेनेसिस को टेम्परेचर लेस दैन 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। इस वजह से इनमें सब फर्टिलिटी होती है। कैन हैव द नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, लेकिन नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स रहते हैं क्योंकि लेडिक सेल्स आर मोस्टली अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, क्योंकि लेडिक सेल्स को टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ द जर्म सेल ट्यूमर्स, इसमें जो है वो जर्म सेल ट्यूमर्स की रिस्क इंक्रीज हो जाती है। प्री मेच्योरिटी इंक्रीज रिस्क ऑफ द क्रिप्टोर्किडिज्म, प्री मेच्योरिटी में जो है वो क्रिप्टोर्किडिज्म की रिस्क ज़्यादा होती है। तो इसमें जो इनहिबिन बी है वो डिक्रीज़ हो जाता है, FSH ज़्यादा होता है, LH ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन इसमें कम होगा अगर बायलेटरल क्रिप्टोर्किडिज्म है। लेकिन अगर सिर्फ यूनिलेटरल है तो फिर ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल इसमें नॉर्मल रहता है। मोस्ट केसेस रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, अदरवाइज वैसे तो ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज ऑर्कियोपेक्सी करनी पड़ती है। ऑर्कियोपेक्सी में टेस्टिस को डिसेंट करवाते हैं
देखिए फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटम परफॉर्म्ड बिफोर 2 ईयर्स ऑफ एज। ये वाली सर्जरी हमें 2 ईयर्स से पहले पहले करनी होती है। उसके बाद आता है टेस्टिकुलर टोरियन। इसमें रोटेशन ऑफ द टेस्टिकल अराउंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड द वेस्कुलर पेडिकल। तो इसमें जो है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड या फिर वेस्कुलर पेडिकल के इर्द गिर्द जो है वो टेस्टिस की रोटेशन हो जाती है। कॉमनली प्रेजेंट्स इन मेल्स एट 12 to 18 ईयर्स ओल्ड, associated with congenital inadequate fixation of the testis to the tunica vaginalis। तो ये जो कंडीशन है ये ज़्यादातर इस वजह से भी हो रही होती है कि कॉन्जेनिटल यानी कि बाय बर्थ ही इनएडिक्वेट फिक्सेशन हुई होती है टेस्टिस की टू द टूनिका वेजाइनालिस। टूनिका वेजाइनालिस से टेस्टिस की एक पहले से ही फिक्सेशन हुई होती है जो कि इनएडिक्वेट होती है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग ऑफ टेस्टिस हो रही होती है। तो इसमें टेस्टिस की पोजीशन जो है वो फिर हॉरिजॉन्टल हो जाती है। इसको हम कहते हैं बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी में अकर आफ्टर एन इंसाइटिंग इवेंट। तो ये चीज़ जो है ये किसी इंसाइटिंग इवेंट के बाद भी हो सकती है, जैसे ट्रॉमा और स्पॉन्टेनियसली। तो इसका मतलब ये है कि टेस्टिकुलर टोरियन जो है वो कॉन्जेनिटल रीजन से भी हो सकता है, वो किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, और वो स्पॉन्टेनियसली यानी ऐसे ही बिला वजह भी हो सकता है। कैरेक्टराइज बाय द एक्यूट सीवर पेन। तो इसमें एक एक्यूट सीवर पेन होती है। हाई राइटिंग टेस्टिस है, टेस्टिस अपनी जगह पर नहीं होंगे, हाई राइटिंग होंगे। एंड एब्सेंट क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स इसमें एब्सेंट होता है। क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स का ये मतलब होता है कि जब हम मीडियल थाई पे टैप करें तो उस टाइम पे जो इप्सिलेटरल साइड यानी उसी साइड का जो टेस्टिस है वो पुल अप हो टुवार्ड्स द इंक्वाइनल कैनाल। और इसमें नेगेटिव प्रेंज साइन होता है। तो ये प्रेंज साइन क्या होता है, इसमें हम असल में जो है वो पेन को चेक करते हैं। इसको देख लेते हैं प्रेंज साइन जो है वो क्या होता है। तो ये है द प्रेंज साइन। प्रेंज साइन इज़ एन एवेलुएशन यूज टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ टेस्टिकुलर पेन। तो ये टेस्टिकुलर पेन को पता लगाने के लिए एक एवेलुएशन होती है, एक टेस्ट होता है। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय लिफ्टिंग द स्क्रोटम एंड असेसिंग द कॉन्सिक्वेंट चेंजेस इन पेन। तो इसमें जो है वो स्क्रोटम को पहले लिफ्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि पेन में कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं। अ पॉजिटिव प्रेंज साइन इंडिकेट्स रिलीफ ऑफ पेन। तो अगर प्रेंज साइन पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि पेन रिलीफ हो गई थी अपॉन एलिवेशन ऑफ द स्क्रोटम, जब स्क्रोटम को एलिवेट किया। एंड इट इज़ यूजली एसोसिएटेड विद एपिडेडमाइटिस। तो इसमें जो है वो एपिडेडमिस की इन्फ्लेमेशन की वजह से ये वाला साइन अक्सर पॉजिटिव आ जाता है। तो टेस्टिकुलर टोरिया में जो है वो प्रेंज साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। इसके ट्रीटमेंट में हम करते हैं सर्जिकल करेक्शन यानी ऑर्कियोपेक्सी। इसमें भी ऑर्कियोपेक्सी करते हैं विदिन 6 आवर्स। ऑर्कियोपेक्सी में हम क्या करते हैं कि इसमें टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से जो है वो स्क्रोटम तक लेके आते हैं। तो ये चीज़ भी हम 6 आवर्स के अंदर अंदर कर रहे होते हैं। मैनुअल डिटोरियन इफ़ सर्जिकल ऑप्शन अनअवेलेबल इन टाइम फ्रेम। तो डिटोरियन जो है वो हमें मैनुअली भी करनी पड़ सकती है अगर हम जो है वो टाइम फ्रेम के अंदर अंदर अवेलेबल ना हो। इफ़ टेस्टिस इज़ नॉट वाइबल, और अगर हमें लगे कि टेस्टिस वाइबल है ही नहीं तो फिर ऑर्किएक्टमी कर देते हैं यानी टेस्टिस की रिमूवल कर देते हैं। ऑर्कियोपेक्सी व्हेन परफॉर्म्ड शुड बी बायलेटरल। तो ऑर्कियोपेक्सी को हम बायलेटरल यानी दोनों साइड्स पे करेंगे बिकॉज द कॉन्ट्रालेटरल टेस्टिस इज एट द रिस्क फॉर सब्सिक्वेंट टोरियन, क्योंकि जो दूसरा टेस्टिस है वो भी इसकी रिस्क में होता है कि उसकी भी टोरियन हो सकती है। उसके बाद आता है वेरिकोसील। वेरिकोसील में जो है वो डायलेटेड वेन्स हो जाती हैं इन द पेन पिनिफॉर्म प्लेक्सिस। पेन पिनिफॉर्म प्लेक्सिस के अंदर डायलेटेड वेन्स होती हैं ड्यू टू इंक्रीज इन वीनस प्रेशर, क्योंकि वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्क्रोटल एनलार्जमेंट इन अडल्ट मेल्स। स्क्रोटल एनलार्जमेंट का मोस्ट कॉमन कॉज होता है मोस्ट ऑफन ऑन द लेफ्ट साइड बिकॉज ऑफ इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट गोनेडल वेन ड्रेनेज इनटू द लेफ्ट रीनल वेन। ये ज़्यादातर लेफ़्ट साइड पे हो रहा होता है क्योंकि लेफ़्ट गोनेडल वेन जो है वो लेफ़्ट रीनल वेन पे ड्रेन होती है। इस वजह से रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होती है ऑन द लेफ़्ट साइड, इस वजह से लेफ़्ट साइड पे ये ज़्यादा होता है। राइट साइडेड वेरिकोसील कैन आल्सो बी सीन व्हेन देयर इज़ इंफीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन। अगर किसी वजह से इंफीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही हो तो फिर राइट साइड पे भी वेरिकोसील देखी जा सकती है, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये रीनल सेल कार्सिनोमा की वजह से हो रही होती है और रीनल सेल कार्सिनोमा ज़्यादातर राइट रीनल वेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है। कैन कॉज इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये इनफर्टिलिटी भी करवा सकता है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है। डायग्नोस्ड बाय स्टैंडिंग क्लिनिकल एग्जाम और वेलसेल्वा मैन्यूवर।
तो इसमें हम स्टैंडिंग क्लिनिकल एग्जाम जो है उसमें इसको डायग्नोस करते हैं। वेल्सेल्वा मैन्यूवर में जो है वो हम पेशेंट को कहते हैं कि वो डीप ब्रीथिंग करे। उस दौरान में हम स्क्रोटम को जब चेक करेंगे तो हमें उसमें जो है वो एक तो डिस्टेंशन नज़र आएगी ऑन इंस्पेक्शन, और पैल्पेशन में हमें बैग ऑफ वार्म्स महसूस होगा, जो कि वेल्सेल्वा यानी डीप ब्रीथिंग से और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा होगा। और अल्ट्रासाउंड में भी ये बहुत क्लियरली नज़र आ सकता है। ये अल्ट्रासाउंड जो है वो ए वाली डायग्राम में शो किया हुआ है। डज नॉट ट्रांसलुमिनेट, ये ट्रांसलुमिनेट नहीं होता। ट्रांसलुमिनेट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम किसी एरिया से या बॉडी ऑर्गन से लाइट को पास करते हैं ताकि हम abnormalities को चेक कर सकें। तो ये वेरिकोसील जो है ये ट्रांसलुमिनेट टेस्ट में नहीं आएगा, नहीं विजिबल होगा। ट्रीटमेंट इसकी है सर्जिकल लाइगेशन और एम्बोलाइजेशन, यानी कि हम इसमें जो है वो लाइगेशन कर सकते हैं और इसमें एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं इफ़ एसोसिएटेड विद पेन और इनफर्टिलिटी। अगर इसमें पेन और इनफर्टिलिटी भी हो रही है तो इसमें वीनस प्रेशर ज़्यादा हो जाता है पेन पिनिफॉर्म प्लेक्सिस में, तो हमें इसमें जो है वो लाइगेशन और एम्बोलाइजेशन करनी पड़ती है, तो अगर इसमें पेन या फिर इनफर्टिलिटी हो रही है। तो इसके बाद आता है द एक्स्ट्रागोनैडल जर्म सेल ट्यूमर्स। तो अब हम देखते हैं ये एक्स्ट्रागोनैडल जर्म सेल ट्यूमर्स दे अराइज इन द मिडलाइन लोकेशन। जितने भी एक्स्ट्रागोनैडल यानी गुनाड से बाहर जर्म सेल ट्यूमर्स हो रहे होते हैं वो हमेशा मिडलाइन लोकेशंस में हो रहे होते हैं। इन अडल्ट्स में ये रेट्रोपेरिटोनियम में, मीडियास्टिनम में, पिनियल और सुप्रासेलर रीजन्स है। ये ब्रेन के रीजन्स हैं, पिनियल और सुप्रासेलर रीजन्स है। मीडियास्टिनम जो है वो हार्ट के करीब होता है। रेट्रोपेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी के होता है, एब्डोमिन वाली जगह पे होता है। इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन सैक्रोकॉक्सियल टेराटोमास आर मोस्ट कॉमन है। तो यंग चिल्ड्रन में जो है वो सैक्रम और कॉकिक्स के करीब जो है वो टेराटोमास बन रहे होते हैं। तो एक्स्ट्रागोनैडल जर्म सेल ट्यूमर्स की लोकेशन हमेशा मिड लाइन ही रहती है। उसके बाद आता है बिनाइन स्क्रोटल लीजन्स। तो जो स्क्रोटम है उसके क्या क्या लीजन्स हो सकते हैं। द टेस्टिकुलर मैसेज डेट कैन बी ट्रांसलुमिनेटेड। ये वो टेस्टिकुलर मैसेज हैं जो ट्रांसलुमिनेट हो सकते हैं, यानी कि जब हम लाइट को इसमें से पास करेंगे तो ये वाले लीजन्स हमें शो हो जाएंगे वर्सेस सॉलिड टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, जबकि जो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं वो हमें शो नहीं होंगे, वो ट्रांसलुमिनेट नहीं होते। तो इसमें सबसे पहले आती है कॉन्जेनिटल हाइड्रोसील। दिस इज द कॉमन कॉज ऑफ द स्क्रोटल स्वेलिंग इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में जो कॉमन कॉज ऑफ स्क्रोटल स्वेलिंग है वो कॉन्जेनिटल हाइड्रोसील है। ड्यू टू द इनकम्प्लीट ऑब्लिट्रेशन ऑफ द प्रोसेसस वजाइनालिस, क्योंकि इसमें प्रोसेसस वजाइनालिस की ऑब्लिट्रेशन नहीं हो रही होती और ये पैटर्न रहता है और इसका कम्युनिकेशन जो है वो पेरिटोनियल कैविटी के साथ बना रहता है, जिसकी वजह से पेरिटोनियल कैविटी का फ्लूइड इसमें आ जाता है स्क्रोटम में, और इसी वजह से फिर इसमें स्क्रोटल स्वेलिंग हो रही होती है। मोस्ट स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व विद इन 1 ईयर। लेकिन ये जो कॉन्जेनिटल हाइड्रोसील्स हैं ये विद इन 1 ईयर के खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती हैं। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील में इनको कहते हैं क्योंकि इसमें पैटेंट प्रोसेस वजाइनालिस होता है और इसी वजह से जो है वो कम्युनिकेशन हो रही होती है विद द पेरिटोनियल कैविटी। इसके बाद हम देखते हैं एक्वायर्ड हाइड्रोसील। इसमें स्क्रोटल फ्लूइड कलेक्शन बन जाता है, यानी स्क्रोटम के अंदर एक फ्लूइड जो है वो इसमें जमा हो जाता है। यूजली सेकेंडरी टू द इन्फेक्शन, ट्रॉमा और ट्यूमर। किसी इन्फेक्शन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से या फिर ट्यूमर की वजह से। अगर यही वाला फ्लूइड ब्लडी हो यानी कि इसमें ब्लड हो तो हम इसको हिमाटोसील भी कह सकते हैं। ये नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील है क्योंकि इसमें पेरिटोनियल कैविटी के साथ कोई कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही। स्पर्मेटोसील। Spermatocyst is a cyst due to the dilated epididymal duct of the rete testis। तो इसमें एक सिस्ट बन जाती है जो कि एपिडेडमल डक्ट की डायलेट होने की वजह से बनती है या फिर रीटी टेस्टिस के डायलेट होने की वजह से बनती है। तो इसमें पैराटेस्टिकुलर फ्लक्चुएंट नॉड्यूल हमें नज़र आएगा। टेस्टिस के करीब ही हमें एक नॉड्यूल इसमें नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये नॉर्मल डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये वेन्स हैं इन्हें हम कहते हैं पेन पिनिफॉर्म प्लेक्सिस। आर्टरी को हम कहते हैं टेस्टिकुलर आर्टरी। और ये जो डक्ट है जो एपिडेडमिस से निकल रहा है वो वास्ट डिफरेंस है। एपिडेडमिस जो है वो बिल्कुल टेस्टिस को के साथ अडेरेंट है। फिर टेस्टिस है और टेस्टिस के जो आगे वाला स्ट्रक्चर है वो टूनिका वजाइनालिस है। हाइड्रोसील में टूनिका वजाइनालिस के अंदर जो है वो फ्लूइड अकुमुलेशन हुई है। तो ये चीज़ जो है ये स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम हो रही होती है इसमें,
लेकिन स्क्रोटम के अंदर ही ये ट्यूनिका वजाइनालिस उसकी एक लेयर होती है। उस लेयर के अंदर जब फ्लूइड आ जाता है तब हाइड्रोसील हो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं स्पर्मेटोसील। स्पर्मेटोसील में ये येलो कलर की एक सिस्ट बनी हुई है एपिडेडमिस के ऊपर। तो ये जो है ये नोड्यूल से एक नज़र आ रहा है और ये टेस्टिस के बिल्कुल करीब है, पैराटेस्टिकुलर नोड्यूल है। तो ये चीज़ हमें स्पर्मेटोसील में नज़र आएगी। वेरिकोसील में हमें पता है कि डायलेटेड वेन्स हो जाती हैं द पेनपिनिफॉर्म प्लेक्सिस, क्योंकि वीनस प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे पेनपिनिफॉर्म प्लेक्सिस की जो वेन्स हैं वो बहुत ही थिक हुई हुई हैं, बहुत मोटी हुई हुई हैं। टेस्टिकुलर टॉर्जन में हमें पता है कि जो टेस्टिस है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के इर्द गिर्द रैप अप हो जाता है। ये चीज़ हमें टेस्टिकुलर टॉर्जन में नज़र आती है। इसके बाद हम देखते हैं टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स आर द जर्म सेल ट्यूमर्स, दे अकाउंट फॉर। अच्छा, जर्म सेल ट्यूमर्स इसमें दो टाइप्स होती हैं, एक जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं और एक इसमें सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं। तो जर्म सेल ट्यूमर्स जो होते हैं वो 95% ऑफ ऑल द टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं। ठीक है, जर्म सेल ट्यूमर जो हैं वो टोटल टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में से 95% होते हैं, यानी कि ज़्यादा कॉमन यही होते हैं। दे राइज फ्रॉम दी जर्म सेल से राइज होंगे। दे आर प्रोड्यूस स्पर्म, जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म। मोस्ट ओफन अकर इन यंग मेल्स, ये यंग मेल्स में देखे जाते हैं। रिस्क फैक्टर्स में क्रिप्टोर्किडिज्म, क्नाइलफेल्टन सिंड्रोम कैन प्रेजेंट द मिक्स जर्म सेल ट्यूमर्स। ये मिक्स जर्म सेल ट्यूमर्स की तरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं। टू नॉट ट्रांसलुमिनेट, तो ये ट्रांसलुमिनेट नहीं होंगे, जबकि जो ऊपर हमने हाइड्रोसील पढ़ी थी वो ट्रांसलुमिनेट हो रही थी। ठीक है, लेकिन टेस्टिकुलर ट्यूमर्स ट्रांसलुमिनेट नहीं होंगे। यूजली नॉट बायोप्साइड, हम इनको बायोप्सी भी नहीं करते क्योंकि हमें ख़तरा होता है कि स्क्रोटम की सीडिंग हो जाएगी। ये जो ट्यूमर सीडिंग है इसको हम नीडल सीडिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब हम बायोप्सी के लिए नीडल को इंसर्ट करते हैं तो उससे जो है वो ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मल टिश्यू में भी चले जाते हैं और उसमें वहाँ पे कैंसर स्प्रेड होने लगता है। तो इसको हम कहते हैं ट्यूमर सीडिंग, जो कि स्क्रोटम की हो सकती है अगर हम बायोप्सी करें। तो रिमूव्ड वाया रेडिकल ऑर्किएक्टमी, और इन ट्यूमर्स को हम रेडिकल ऑर्किएक्टमी के ज़रिए रिमूव कर रहे होते हैं। सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक सेक्स कॉर्ड, तो जो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं वो एम्ब्रियोनिक सेक्स कॉर्ड से डेवलप होते हैं। डेवलप इनटू सेटोलाई एंड द लैटिक सेल्स ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, तो इनमें एक तो ट्यूमर्स होते हैं सेटोलाई एंड द लैटिक सेल्स ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, थीका एंड द ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ द फॉलिकल्स। डेरिवेटिव्स, इनके डेरिवेटिव्स में जो है वो ये सेक्स और स्ट्रोमल ट्यूमर्स बनते हैं। 5% ऑफ ऑल द टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, और ये बहुत ही लेस कॉमन है। ये सिर्फ 5% ऑफ ऑल द टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं, मोस्टली बिनाइन होते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं जर्म सेल ट्यूमर्स। अब यहाँ पे ये जर्म सेल्स हैं, इसमें कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, कुछ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, कुछ स्पर्मेटिड्स हैं। तो इनके जो ट्यूमर्स हैं उन्हें हम कहते हैं जर्म सेल ट्यूमर्स। फिर जो लैटिक सेल के ट्यूमर्स हैं और सेटोलाई सेल के जो ट्यूमर हैं उनको हम कहते हैं सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स। इसके बाद हम देखते हैं टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। ठीक है, इसमें एक जर्म सेल ट्यूमर्स हैं और एक इसमें नॉन जर्म सेल ट्यूमर्स हैं। तो जर्म सेल ट्यूमर्स में हमारे पास आता है सेमिनोमा, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, टेराटोमा, यॉर्क सैक ट्यूमर और कोरियो कार्सिनोमा। तो अब हम देखते हैं ये टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। तो इसमें एक तो जर्म सेल ट्यूमर्स हैं सेमिनोमा। सेमिनोमा जो है वो मेलिग्नेंट होता है, पेनलेस होता है, होमोलोगस टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। तो ये पेनलेस तो होता है लेकिन इसमें टेस्टिकल्स की जो है वो एनलार्जमेंट हो जाती है होमोजेनस, यानी कि बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी के साथ इसकी एनलार्जमेंट हुई होती है। मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर, ये मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर है। एनालोगस टू द ओवेरियन डिस्टर्मिनोमा, एनालॉगस टू द ओवेरियन डिस्टर्मिनोमा। ठीक है, ये ओवेरियन डिस्टर्मिनोमा के बिल्कुल एनालॉगस है। ये चीज़ एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है कि ओवेरियन डिस्टर्मिनोमा का जो एनालॉगस है वो कौन सा ऐसा ट्यूमर है जो मेल्स में होता है, तो वो सेमिनोमा है। डज नॉट अकर इन इन्फेंसी, इन्फेंसी में ये नहीं होता। लार्ज सेल्स इन लोब्यूल्स विद वाटरी साइटोप्लाज्म, तो इसमें लार्ज सेल्स होते हैं और वो लोब्यूल्स के अंदर होते हैं। पहले कुछ लोब्यूल्स बने होंगे, उन लोब्यूल्स के अंदर फिर लार्ज किस्म के सेल्स होंगे। उन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो वाटरी होगा और इनकी जो अपीयरेंस बन रही होगी वो फ्राइड एग अपीयरेंस और हिस्टोलॉजी बन रही होगी।
इनके जो ट्यूमर मार्कर्स हैं ये टेस्टिकुलर ट्यूमर्स के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल ज़्यादा होता है। हाईली रेडियो सेंसिटिव, लेट मेटास्टेसिस और एक्सलेंट प्रोग्नोसिस। इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है क्योंकि इसकी मेटास्टेसिस काफ़ी लेट होती है। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा भी मैलिग्नेंट है लेकिन ये पेनफुल है, ये हेमोरेजिक है विद नेक्रोसिस। तो इसमें ये पेनफुल इस वजह से है क्योंकि इसमें हेमोरेज और नेक्रोसिस वगैरह भी हो रहा है। ओपन ग्लैंडुलर पेपलरी मॉर्फोलॉजी, इसमें ग्लैंडुलर पेपलरी मॉर्फोलॉजी होती है। प्योर एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा इज़ रेयर। ये रेयर है कि ये प्योर हो, ये अक्सर दूसरे ट्यूमर्स के साथ मिक्सड होता है तो इस वजह से ये इसको मिक्स जम्प सेल ट्यूमर भी कह सकते हैं। मे प्रेजेंट विद मेटास्टेसिस, ये मेटास्टेसिस के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है। मे बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज ह्यूमन कोरियोनिक एंडोट्रोपिन एट द नॉर्मल AFP लेवल्स व्हेन प्योर। तो इसमें जो ह्यूमन कोरियोनिक एंडोट्रोपिन के लेवल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और AFP के अल्फ़ा वीटो प्रोटीन के लेवल्स इसमें नॉर्मल होते हैं व्हेन प्योर। इंक्रीज AFP व्हेन मिक्स्ड, तो अल्फ़ा वीटो प्रोटीन के लेवल्स इसमें तब ज़्यादा होंगे जब ये किसी और ट्यूमर के साथ मिक्स्ड होकर प्रेजेंट कर रहा होगा, तब AFP के लेवल ज़्यादा होंगे। नहीं तो इसमें AFP के लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल होते हैं लेकिन SCG के लेवल्स तो इसमें वैसे ही इंक्रीज़ होते हैं। वर्स प्रोग्नोसिस एंड सेमिनोमा, सेमिनोमा की निस्बत इसकी प्रोग्नोसिस वर्स है। टेराटोमा, टेराटोमा मेच्योर टेराटोमा में भी मैलिग्नेंट इन अडल्ट मेल्स, तो मेच्योर टेराटोमा मैलिग्नेंट और अडल्ट मेल्स, तो ये चीज़ तीनों एम से हम याद रख सकते हैं कि मेच्योर टेराटोमा जो है वो मैलिग्नेंट हो सकता है इन अडल्ट मेल्स। बिनाइन इन चिल्ड्रन एंड फीमेल्स। योक सैक ट्यूमर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड दी एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, इसको EST भी कहते हैं। मैलिग्नेंट होता है, एग्रेसिव होता है, येलो कलर इसका होता है, म्यूसिनस होता है। एनालोगस टू ओवेरियन योक सैक ट्यूमर, तो ये ओवेरियन योक सैक ट्यूमर की एनालोगस है। इसमें भी शिलर डुवल बॉडीज़ होती हैं जो प्रिमिटिव ग्लोमेरुलाई को रिजेंबल करती हैं। इसमें अल्फ़ा वीटो प्रोटीन जो है वो बहुत ही हाई होता है। मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर इन चिल्ड्रन लेस दैन 3 ईयर्स ओल्ड, तो चिल्ड्रन में ये मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर है। ठीक है, उसके बाद आता है कोरियो कार्सिनोमा, चिल्ड्रन लेस दैन 3 ईयर्स। कोरियो कार्सिनोमा मैलिग्नेंट है, इसमें डिसऑर्डर से साइटोट्रोफोब्लास्टिक और साइटोट्रोफोब्लास्टिक एलिमेंट्स होंगे। ये हिमाटोजिनस मेटास्टेसिस, इसमें मेटास्टेसिस हो सकती है लंग्स और ब्रेन में। ठीक है, और इसमें ह्यूमन कोरियोनिक एंडोट्रोपिन के लेवल्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। मे प्रोड्यूस गायनेकोमास्टिया, सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। गायनेकोमास्टिया और हाइपरथायरॉयडिज्म भी करवा सकते हैं क्योंकि SCG की जो बीटा सब यूनिट है वो बीटा सब यूनिट ऑफ TSH को रिजेंबल कर रही होती है। कहीं भी हमने ये भी पढ़ा था कि अल्फ़ा सब यूनिट जो है वो SCG का रिजेंबल कर रहा होता है TSH को, तो ये चीज़ आप कंफर्म कर लेना कि बीटा सब यूनिट रिजेंबल करता है SCG का या फिर अल्फ़ा सब यूनिट रिजेंबल करता है। नॉन जर्म सेल ट्यूमर्स, इसमें एक है लेडिक सेल ट्यूमर, ये मोस्टली बिनाइन है। गोल्डन ब्राउन इसका कलर है, बिनाइन है, गोल्डन ब्राउन कलर है। कंटेन्स रिंकी क्रिस्टल, मेन चीज़ जो इसके अंदर है वो है इसमें रिंकी क्रिस्टल की प्रेजेंस। योसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, जो कि योसिनोफिलिक यानी पिंक कलर की, प्योर पिंक कलर की जो है वो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हुई होंगी। प्रोड्यूसेस एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस, इन्होंने एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस प्रोड्यूस करने जैसे प्रीकोशियस पुबर्टी और गायनेकोमास्टिया हो रहा होगा। सर्टोलाइज सेल ट्यूमर्स आर आल्सो कॉल्ड द एंड्रोब्लास्टोमा, इनको एंड्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं। द राइज फ्रॉम द सेक्स और स्ट्रोमा, जैसे लेडिक सेल ने सेक्स और स्ट्रोमा से राइज होना है, सर्टोलाई ने भी वहीं से राइज होना है। मोस्टली बिनाइन, ये भी बिनाइन होते हैं। प्राइमरी टेस्टिकुलर लिम्फोमा, ये मैलिग्नेंट होते हैं। अब लेडिक सेल और सर्टोलाई बिनाइन है लेकिन ये जो टेस्टिकुलर लिम्फोमा है ये मैलिग्नेंट है, ये अग्रेसिव है। टिपिकली डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, तो इसकी एक टाइप है उसको हम कहते हैं डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ज़्यादातर ये वाला हो रहा होता है। ओफन बायलेटरल, बायलेटरल भी है, मैलिग्नेंट भी है, एग्रेसिव भी है। मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर कैंसर इन मेल्स ग्रेटर देन 6 ईयर्स ओल्ड, ये बहुत ही ओल्डर मेल्स में ज़्यादा हो रहा होता है। हार्मोन लेवल्स इन जर्म सेल ट्यूमर्स, तो इसमें हमने देखा है कि सबसे पहले प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, तो ये सेमिनोमा में इसका लेवल ज़्यादा होगा, बाकी में इसका लेवल अनचेंज्ड है। अल्फ़ा वीटो प्रोटीन का लेवल हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा यॉर्क सैक ट्यूमर में होता है। टेराटोमा में भी हो सकता है इंक्रीज्ड, और एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में तब इंक्रीज़ होगा जब ये मिक्सड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और ये जो SCG है इसका तो कई ऐसे जर्म सेल ट्यूमर्स में इसका लेवल ज़्यादा होता है। सेमिनोमा में हो भी सकता है, हो सकता है कि अनचेंज हो लेकिन हो भी सकता है। यॉर्क सैक में भी सेम यही चीज़ है। कोरियो कार्सिनोमा में SCG का लेवल बहुत ही ज़्यादा होगा, कोरियो कार्सिनोमा SCG का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। और टेराटोमा में इसका लेवल बिल्कुल अनचेंज है। ये चीज़ याद रखनी है कि SCG का टेराटोमा के साथ कोई लिंक नहीं है।
एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में भी ये इंक्रीज़ होगा। इसके बाद हम देखते हैं एपिडिडमिटिस एंड ओर्काइटिस। तो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस एंड निजेरिया गोनोरिया यंग मेल्स। अगर यंग मेल्स में देखें तो इसमें क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस और निजेरिया गोनोरिया कॉजेज़ बनते हैं। एस्चेरिचिया कोलाई और सीओडोमोनास जो है वो ओल्डर मेल्स को अफेक्ट करते हैं, एसोसिएटेड विद यूटीआई एंड द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया। ऑटोम्यून, इसमें ग्रैनुलोमास बन जाते हैं जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। एपिडिडमिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिडिडमिस। एपिडिडमिटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिडिडमिस प्रेजेंट्स द लोकलाइज्ड पेन एंड टेंडरनेस ओवर द पोस्टीरियर टेस्टिस। पोस्टीरियर टेस्टिस पे ही एपिडिडमिस जो है वो अटैच होता है, वहीं पे फिर पेन और टेंडरनेस स्टार्ट हो जाती है। प्रेजेंट साइन इसमें पॉजिटिव होगा। पेन रिलीफ विद सेक्रोटल एलिवेशन, यानी कि जब सेक्रोटम की एलिवेशन करेंगे तो पेन रिलीफ हो रही होगी। मे प्रोग्रेस टू इन्वॉल्व टेस्टिस, ये टेस्टिस को भी इन्वॉल्व कर सकता है, यानी ऑर्काइटिस एपिडिडमाइटिस जो है वो ऑर्काइटिस तक भी जो है वो प्रोग्रेस हो सकता है। ऑर्काइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, ठीक है, प्रेजेंट्स विद द टेस्टिकुलर पेन एंड स्वेलिंग। मम्स ऑर्काइटिस, मम्स वाले इन्फेक्शन में ऑर्काइटिस अक्सर हो रही होती है उसकी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे। तो ये इनफर्टिलिटी का रिस्क इंक्रीज़ करती है। रेयर इन मेल्स लेस दैन 10 ईयर्स ओल्ड, लेकिन ऑर्काइटिस जो है वो 10 ईयर लेस वाले जो मेल्स हैं उनमें नहीं हो रही होती, बहुत ही रेयर होती है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया बहुत ही कॉमन कंडीशन है, कॉमन इन मेल्स मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड। ओल्डर मेल्स में होती है। कैरेक्टराइज द स्मूथ इलास्टिक फिल्म नोड्यूलर एनलार्जमेंट। तो हमने देखा कि इसमें स्मूथ है, इलास्टिक है, फिल्म है, नोड्यूलर है, एनलार्जमेंट हो रही है, ठीक है। हाइपरप्लाजिया नॉट हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लाजिया हो रहा है। और ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन जो होता है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेंट्रल जोन एंड द फिब्रोमस्कुलर जोन। ये ग्रीन कलर का फिब्रोमस्कुलर जोन है और जो सी ग्रीन कलर का है वो सेंट्रल जोन है। बीच में एक पर्पल सा जोन है, ये ट्रांजिशन जोन है। तो इसकी जब एनलार्जमेंट हो रही होती है तब वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया होता है। इसकी एनलार्जमेंट की वजह से यूरेथ्रा जो है वो कंप्रेस हो रहा होता है और एक वर्टिकल स्लिट की फॉर्म में बन जाता है। नॉट प्री मैलिग्नेंट, यानी कि इसने कभी भी कैंसर तक नहीं लेकर जाना। ऑफर प्रेजेंट्स विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। नॉक्चूरिया, नॉक्चूरिया होता है कि रात के टाइम ज़्यादा यूरिनेशन आ रही है, सो के उठ के जाना पड़ रहा है। डिफिकल्टी स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग यूरिन स्ट्रीम। डिसयूरिया, डिसयूरिया पेनफुल यूरिनेशन को कहते हैं। मेनली टू डिस्टेंशन एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। तो ब्लैडर की डिस्टेंशन हुई होगी और हाइपरट्रॉफी हुई होगी, ठीक है। तो ब्लैडर की हाइपरट्रॉफी होनी है, प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी नहीं होनी। प्रोस्टेट का हाइपरप्लाजिया होना है और इसकी वजह से प्रोस्टेट के हाइपरप्लाजिया की वजह से ऐसा कॉम्प्लिकेशन के तौर पे ब्लैडर की हाइपरट्रॉफी हो सकती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है, ये भी कॉम्प्लिकेशन है। इसमें ये बिल्डअप ऑफ यूरिन इन द किडनीज हो जाता है। यूटीआईज हो सकते हैं। इसमें टोटल पीएसए का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का लेवल टोटल जो है वो ज़्यादा होगा और फ्री फ्रैक्शन भी इसका ज़्यादा हो जाएगा। टोटल और फ्री फ्रैक्शन दोनों इसमें ज़्यादा होंगे। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इज मेड बाय द प्रोस्टेटिक एपिथेलियम। ये एक ऐसा एंटीजन है जो प्रोस्टेटिक एपिथेलियम से बनता है। स्टिमुलेटेड बाय एंड्रोजेंस, जब उस एपिथेलियम को एंड्रोजन स्टिमुलेट करते हैं। ट्रीटमेंट इसकी हम करते हैं अल्फा-1 एंटागोनिस्ट से, टेराजोसिन और टैमसुलोसिन, विच कॉज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स के रिलैक्सेशन के लिए हम इसको करते हैं। उसके बाद 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिनेस्टराइड, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेडालाफिल एंड द सर्जिकल रिसेक्शन भी कर सकते हैं। अगर दवाइयों से नहीं असर हो रहा तो सर्जिकल रिसेक्शन करेंगे, उसमें ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट हम करते हैं या अब्लेजन करते हैं। इसके बाद हम ये डायग्राम देख लेते हैं। ये ब्राउन कलर का सेमिनल वेजिकल है, फिर इसमें एक एम्पूला वॉस डिफरेंस इसमें से निकल रहा है और फिर ये जोन्स उन्होंने हमें शो की हुई हैं। एक पेरिफेरल जोन जो है वो लाइट ब्लू कलर का है, उससे अंदर जो है वो सेंट्रल जोन है सी ग्रीन कलर का और इसी के ऊपर सेमिनल वेजिकल निकल रहा है। फिर ये जो पिंक कलर का है ये यूरेथ्रा है, पर्पल कलर का ट्रांजिशन जोन है, फिर फिब्रोमस्कुलर जोन है। तो ये 4 जोन्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए। प्रोस्टाटाइटिस नाम से चल रहा है कि ये इन्फ्लामेशन है और कोई इन्फेक्शन है। कैरेक्टराइज विद डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी, लो बैक पेन है, वार्म टेंडर एंड लार्ज प्रोस्टेट। तो ये जो प्रोस्टाटाइटिस होती है ये इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट होती है, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होता है। इसमें भी डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी और लो बैक पेन इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं। एंड लार्ज प्रोस्टेट होएगा। एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टाटाइटिस, तो एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टाटाइटिस में क्या होगा, ये ओल्डर मेल्स में होती है, ये मोस्ट कॉमन बात एस्चेरिचिया कोलाई होती है और यंग मेल्स में क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस और निजेरिया गोनोरिया कॉजेज बनते हैं। क्रोनिक प्रोस्टाटाइटिस जो है बैक्टीरियल भी हो सकती है लेकिन ये नॉन बैक्टीरियल भी हो सकती है। एक्यूट वाली तो हर सूरत बैक्टीरियल है ना, लेकिन क्रोनिक वाली बैक्टीरियल भी हो सकती है और नॉन बैक्टीरियल भी हो सकती है। सेकेंड टू द प्रीवियस इन्फेक्शन,
अगर नॉन बैक्टीरियल हो सकता है ये प्रीवियस इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, किसी नर्व प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, या केमिकल इरिटेशन की वजह से हो रही है। अब हम देखते हैं प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा। ये कॉमन इन मेल्स मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड, जैसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया था, ये भी 50 ईयर्स के बाद होता है। अराइजेज मोस्ट ऑफन फ्रॉम द पोस्टेरियर लोब यानी पेरिफेरल जोन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड का पोस्टेरियर लोब होता है वहीं पे असल में पेरिफेरल जोन भी होता है। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइट ब्लू कलर का है वह पेरिफेरल जोन है। इसको पोस्टेरियर लोब प्रोस्टेट ग्लैंड्स की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली डायग्नोस्ड। इसको डायग्नोस किया जाता है जब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। एंड सब्सिक्वेंट नीडल कोर बायोप्सी से तो ये बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएगा। ट्रांसरेक्टल और अल्ट्रासाउंड गाइडेड किसी तरह से भी हम इसकी बायोप्सी कर लें, चाहे अल्ट्रासाउंड गाइडेड हो चाहे ट्रांसरेक्टल हो। हिस्टोलॉजी ग्रेडेड यूजिंग ग्लेशियंस को, इसके लिए हम एक स्पेशल ग्रेड यूज़ करते हैं जिसकी हिस्टोलॉजी के लिए, उसे कहते हैं ग्लेसन ग्रेड, विच इज़ बेस्ड ऑन ग्लैंडुलर आर्किटेक्चर, जिसमें हम इसके ग्लैंड्स का आर्किटेक्चर देखते हैं। एंड कोरिलेट्स क्लोजली विद द मेटास्टैटिक पोटेंशियल, और देखते हैं कि इसका मेटास्टैटिक पोटेंशियल कितना है। प्रोस्टैटिक एसिड फॉस्फेटेज PAP एंड प्रोस्टैटिक स्पेसिफिक एंटीजन आर द यूजफुल ट्यूमर मार्कर्स। ये दोनों ही इसके जो है वो ट्यूमर मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें टोटल PSA का लेवल तो ज़्यादा होगा लेकिन फ्री फ्रैक्शन ऑफ PSA का लेवल डिक्रीज़ होगा। अब यहाँ पे एक टोटल वाला इंक्रीज़ है और फ्री फ्रैक्शन डिक्रीज़ है, जबकि बिनाइन प्रोस्टेटिक में हमने देखा कि टोटल भी इंक्रीज़ था और फ्री फ्रैक्शन PSA भी इंक्रीज़ था। तो ये इन दोनों के डिफरेंस है, हालांकि दोनों कंडीशंस जो हैं वो 50 ईयर्स के बाद ही हो रही हैं। ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस हो सकती है बोन में, जिसकी वजह से लो बैक पेन होगी, लेकिन ये लेट स्टेजेस में होगी। इसमें सीरम ALP का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। मेटास्टेसिस स्पाइन भी हो सकती है, ठीक है। और ये जो स्पाइन में जो इसकी मेटास्टेसिस है ये हो रही होती है एक वीनस प्लेक्सिस के थ्रू। उस वीनस प्लेक्सिस का नाम होता है बैटसोन वीनस प्लेक्सिस, उसको हम कहते हैं। वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फार्माकोलॉजी वाला सेक्शन, लेकिन ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने बस 678 पेज तक हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है।